चलिए, ठीक हो आप लोग? जो बोलो ना, पक्का ना? ठीक रहना है। बाकी देखो, फॉर्म का डेट एक दिन एक्सटेंड हुआ है, तो जो लोग नहीं भरे हैं भर लीजिएगा। जो कोई का दिक्कत हुआ होगा अगर फॉर्म में भरने में, इसलिए बोल दे रहा हूँ कि अधिकतर लोग को पता होता नहीं है। तो फॉर्म भरने के बाद करेक्शन का डेट आ जाएगा 5 दिन के लिए, तो उसमें आप जाको करेक्ट कर लेना। फोटो वोटो गलती अगर सटाया हो, चाहे नाम वाम गलती हुआ हो, फोटो में नाम नहीं हुआ हो, तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से इसलिए भर लेना क्योंकि एक बार यूपीएससी में फॉर्म अगर गलत होता है तो थोड़ा उसके बाद वो बार बार ना अलग तरीके से हर फॉर्म को प्रोसेसिंग करेगा, जो बार बार गलत करेगा। तो थोड़ा ध्यान से भर लीजिएगा फर्स्ट टाइम। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ आते हैं। देखो, थीम 4 में क्या क्या था? 4A था, B था, C और D। अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये 4D कर रहे हैं। मैंने आपको 4A कल खत्म कर दिया था। 4D के पीछे कारण है, जो 4B और 4C है वो 4B और 4C आसान है, तो उसको हम लोग जो टफ वाला पार्ट है पहले कर लेते हैं, उसके बाद आसान करेंगे। ठीक है, तो आराम से समझना, मजा आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो जो भी चीज है इसको देख लेना और नेक्स्ट कॉपी में एक बार हेडिंग डाल दीजिए, खाली सिर्फ जीडीपी। अलग से सभी लोग एक बार हेडिंग डाल दीजिए जीडीपी, और जो जो मैं पॉइंट बोलते जाऊंगा उसको नोट डाउन करते चले जाइएगा। ठीक है, जितना आए हैं तो मजे से बस क्लास करके चले जाएंगे, और आए हैं तो आराम से रिलैक्स रखे, आराम से कर लेना, लोड नहीं लेना, समझ में बिल्कुल आएगा। बस ये सोचना है कि दुनिया जहान का सारा टेंशन साइड में, और एक बार पढ़ने का माहौल मिल जाए तो बस पढ़ ले, उसके बाद मामला जो है आगे बढ़ाए। तो इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स है, इसलिए मेरी जरूरत आपको पड़ेगी, इसके बाद मेरी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। 5 में भी मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 6 में भी मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। 4th के 4D में यहाँ पे पूरा का पूरा जो है जरूरत पड़ेगा कुछ जगहों पे। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि सर जीडीपी, तो ये तो आप ऐसा चीज है जीडीपी जो सुनते आए हैं बचपन से, लगभग मतलब बचपन से जैसे 9th 10th में तो सुने ही होंगे। जीडीपी का फुल फॉर्म याद ही रहे, पक्का ना? तो कभी कभी घुमा देता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह पे ग्रॉस डोमेस्टिक कुछ दे देगा, और उसमें ऑप्शन में क्या है आदमी मार देता है। तो ऑप्शन जब आता है ना तो उस समय एग्जाम में कुछ अलग दिमाग चल रहा होता है, तो वहां पे प्रोडक्ट की जगह पे कुछ भी दिख जाता है, प्रोटेक्ट भी सही लग जाता है। तो देखो, पहला चीज जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझते जाना, एक एक पॉइंट, उसके बाद इसमें आना। जीडीपी क्या है, ठेठ भाषा में बोलता हूं, समझना एकदम आराम से। जिस चीज का उत्पादन अगर इंडिया में हुआ हो, जन्म इंडिया में हुआ हो, उत्पादन, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज कार अगर आपने यूएसए से मंगाया तो वो भी इंडिया में ही आया, उससे बहुत सारा काम होगा, लेकिन वो जीडीपी का हिस्सा नहीं है। क्या मैंने बोला? जिस चीज का उत्पादन इंडिया में ही हुआ हो, जिस चीज का जन्म कहां हुआ हो, इंडिया में, वही है जीडीपी। अभी क्वेश्चन में दिखाऊंगा यूपीएससी का, उसमें ये बार बार पूछता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ जीडीपी या फिर कंसिस्ट ऑफ जीडीपी, इसमें तो कौन सा जीडीपी है या जीडीपी का भाग है। तो वहां पे आप एकदम क्लियर कट जवाब, जिसका उत्पादन कहां हुआ हो, इंडिया में, और बस प्रोडक्शन इंडिया में हुआ हो, उसके अलावा कुछ भी जीडीपी नहीं कहलाएगा। पहला पॉइंट नंबर 1। तो सर ये एकदम ठेठ भाषा में आसानी से समझना है। अब जितना भी डेफिनेशन है और सीबीएसई वाले की तरह डेफिनेशन याद रखे कोई फायदा नहीं है, जीडीपी इज दिस टाइप ऑफ दैट टाइप ऑफ, कुछ फायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर बस रहना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 कि जीडीपी का मतलब क्या है कि सिंपल, जिस चीज का उत्पादन, जिस चीज का प्रोडक्शन इंडिया में हुआ हो वो जीडीपी है। क्लियर, एकदम सिंपल, धीरे धीरे मैं लेते जाऊंगा आगे हायर लेवल पे। जीडीपी कैलकुलेट करने का 3 रास्ता है, और एक 3 रास्ते में से हम लोग क्या है अलग अलग रास्ता एक एक करके देखेंगे। एक जीडीपी का कैलकुलेशन होता है एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, मतलब कितना खर्चा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मुझे पता करना हो कि इंडिया में कितना उत्पादन हुआ है, ध्यान से थोड़ा समझना, तो कैसे लगा सकते हैं हम? एक तरीका ये भी तो लगा सकते हैं कि कितना आदमी कितना चीज खरीदा है, उस बेसिस पे भी आइडिया लगा सकते हैं कि कितना उत्पादन हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लो 4 गाड़ियां खरीदी, पूरे इंडिया में कितना गाड़ी खरीदा? 4, तो उत्पादन कितना हुआ होगा? 4। तो हम खर्चे के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं जीडीपी कितना होगा। तो एक जब हम एक्सपेंडिचर के बेसिस पे निकालें, एक यानी कि खर्चे के बेसिस पे निकालें, तो वो एक अलग तरीका होगा। ठीक है, दूसरा हम निकालेंगे खर्चे के अलावा कि प्रोडक्शन के बेसिस पे, कि कितना प्रोडक्शन हुआ वो बेसिस, और तीसरा जो सबसे सिंपल बेसिस है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। तो जीडीपी तीनों तरीके से देख लेंगे, और उन तीनों में जो सबसे ज्यादा कारगर होगा वो मैं पॉइंट टू पॉइंट बता दूंगा, कौन सा कारगर होगा, कौन सा ध्यान में रखना है। जैसे एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा अंत तक, CIG x माइनस m। ये मैं थोड़ा अभी क्या है नहीं है आगे क्लियर हो जाएगा, मतलब ये आप बताना है इसमें आएगा कि भैया ये एक्सपेंडिचर के बेसिस पे है कि इनकम के बेसिस पे है या इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे है, किस बेसिस पे है, तो 1 बाय 1 देख लेंगे। तो पहला हेडिंग जीडीपी। जीडीपी मैंने क्या बोला, सिर्फ दिमाग में क्या रखना है, उत्पादन या फिर सर्विस का भी दिमाग रखना है, सिर्फ उत्पादन। मान लो टाटा का है,
एक जैगवार आता है गाड़ी, सुने होंगे आप। तो टाटा का जो जैगवार है वो इन्वेस्ट किया हुआ है यूके के कंपनी में। तो टाटा ने मतलब टाटा का कंपनी उसने इन्वेस्ट कहां किया यूके में, तो क्या वो जीडीपी का हिस्सा होगा? नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिंपल क्या दिमाग रखना है, जिस चीज का उत्पादन कहां हुआ हो अपने देश में वही जीडीपी है, एकदम ठेठ भाषा में। अगर टाटा का भले यहां पे है लेकिन वो इन्वेस्ट वहां के कंपनी में किया है, तो प्रोडक्शन वहीं हो रहा है, यहां से कुछ नहीं जा रहा है। अगर ऐसा होता कि टाटा का ये गाड़ी एक पंच गाड़ी है, तो पंच टाटा का पंच यहां उत्पादन हुआ, इसको एक्सपोर्ट करते तब वो जीडीपी का हिस्सा होता, क्योंकि प्रोडक्शन यहां हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन वो जैगवार उसका है और टाटा ने अपना पैसा वहां इन्वेस्ट किया और वहीं पे बना रहा है, तो उसके जीडीपी में काउंट होगा, हमारे जीडीपी में नहीं काउंट होगा। क्या क्लियर है? यहां तक हमने चाइना से कोई माल मंगाया, ध्यान से समझना, तो क्या वो हमारे लिए जीडीपी का हिस्सा है? नहीं है। क्या हमने अमेरिका से कुछ माल में हिस्सा है? नहीं है। क्लियर कट एकदम, जो प्रोडक्शन इंडिया में हुआ उसी का हिस्सा है। क्लियर कट यहां तक? तो पॉइंट नंबर 1, जिसका उत्पादन यहां हुआ हो। अब जरा इसमें देखोगे तो अलग अलग जितने भी टर्म्स हैं, इस टर्म्स का बहुत ज्यादा हमारे लिए रोल है नहीं, बस स्ट्रेट भाषा में समझना है। अगर जीडीपी का फुल फॉर्म देखोगे या फिर जीडीपी का डेफिनेशन तो लंबा चौड़ा आ जाता है। अब देखो हिंदी में, किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। भाई इकोनॉमिक्स का ऐसा है कि हिंदी तो हिंदी डिक्शनरी ज्यादा जरूरत पड़ जाता है यार, हिंदी भी ऐसा रहता है कि हिंदी समझ में नहीं आता है। तो इसलिए तो दिमाग में रखना है कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस या साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में इंग्लिश में अप्रोच करना है, तो जो आपको क्वेश्चन है वो ज्यादा आसान लगेगा। अब एक बुक आता है, उस बुक में अलग अलग डेफिनेशन है सबका। कुछ जीडीपी पोटेंशियल की बात करते हैं कि हाईएस्ट और मैक्सिमम आउटपुट दैट ए कंट्री कैन प्रोड्यूस यूजिंग द अवेलेबल लेबर एंड कैपिटल। अलग अलग डेफिनेशन है, हमको ये सब गया तेल लेने, हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। जीडीपी सिंपल मतलब क्या याद रखना है? देखो कभी कभी मैंने पूछा आपसे, बार बार जो मैं बोलता हूं, इंसान को क्या है ये याद रखता है कि मेटल क्या है, तो ऐसा चीज जो मारा जाए तो आवाज है, गुड कंडक्टर हो, सौंदरस मतलब हो, फिर बहुत सारा फलाना ढिकाना। लेकिन अगर आपको बोले कि सोडियम मेटल है कि नहीं, पोटेशियम मेटल है कि नहीं, तो क्या मार के तो चेक नहीं करेंगे। मैं बार बार बोलता हूं, डेफिनेशन से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनने चाहिए। डेफिनेशन याद है कि धातु ये है, क्वेश्चन पूछा धातु इसमें से कौन सा है, जी पता नहीं, बस ये पता है कि पीट के देखे थे कि सोंदरस है कि मैलिएबल है। तो लॉजिक क्या है, हमेशा दिमाग में रखिएगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। और इसीलिए मैं बोलता हूं ठेठ भाषा में एकदम चीजों को रखो, ऐसा पढ़ो कि दूसरों को पढ़ा दो, बात खत्म। तो सर पहला चीज, जीडीपी कैलकुलेशन में पहला मेथड कौन सा है? देखिए एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? खर्चा की आमदनी। क्या बोल तो नहीं हो रहे हो? तो सर एक्सपेंडिचर यानी कि अगर हम ये देख लें कि कितने लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, उस बेसिस पे आराम से निकाल सकते हैं कितना उत्पादन हुआ होगा। अब आपके घर में मान लीजिए आपके पापा ने 10,000 रुपए का शर्ट लाया, पैंट लाया और भी चीजें लाई, तो हम एक्सपेंडिचर ले आए तो हम उससे एक आइडिया तो लगा सकते हैं कि कितना उत्पादन हुआ होगा। अरे हाँ है ना? और जो उत्पादन भारत में हुआ वो जीडीपी का हिस्सा है कि नहीं है? यस है। तो सर पहला मेथड कौन सा है? एक्सपेंडिचर। और इस एक्सपेंडिचर में जो मैंने आपको फॉर्मूला बोला, वो फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे नॉर्मली दिख रहा है। तो ये फॉर्मूला इसलिए मैं आपको लिख के रख लेना है पहले ही, क्योंकि यूपीएससी के जो क्वेश्चन है उसमें ये 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार पूछा हुआ है लगातार ब्रेक कर करके। तो सी अभी मैं पूरा बता दूंगा ये है क्या, लेकिन आप अपने नोट कॉपी में एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। सी आई जी एक्स माइनस एम। तो सर अपने पे एक बार लिख लो, सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम इज इक्वल टू जीडीपी। इतने को दिमाग में रख लेना आराम से, और उसके बाद बताते हैं फिर क्या है क्या नहीं। बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी। तो अभी हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं किस मेथड से? एक्सपेंडिचर मेथड से कि इनकम मेथड से? एक्सपेंडिचर मेथड से। अलर्ट रहना, समझ आएगा। अब इसके अंदर अगर देखोगे तो सब आराम से आपको फॉर्मूला दिख जाएगा, कुछ कुछ चीजें कनेक्ट करना। अच्छा ये जीडीपी वाला टॉपिक ऐसा है, क्या आपको लगता है कि जीडीपी सिर्फ इतना ही जानना है कि एग्जाम में काम आए, या फिर ये मतलब रियल लाइफ में भी काम आना चाहिए? या रियल लाइफ में अगर आपको कोई नेता जो बेवकूफ बना के चल जाता है, और बेवकूफ ऐसे नहीं बनाया जाता, मैंने बार बार बोला कि नेतागिरी में यही काम होता है। नेतागिरी में क्या होता है कि गधों की सरकार होती है। तो सर जो लोग चुन के जाते हैं वो उनको लिटरेट शिक्षित लोग चुनते हैं कि अशिक्षित लोग ज्यादा चुनते हैं? तो अशिक्षित लोग ज्यादा चुनते हैं क्योंकि पॉपुलेशन हमेशा उन्हीं का ज्यादा है। तो इसलिए बार बार मैं बोला, थ्योरी है कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ फूल्स। गधों की सरकार होती है डेमोक्रेसी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग मुट्ठी भर हैं, और जो वोट देते हैं उनको इस बात से मतलब है कि भैया चावल, गेहूं, आटा, प्याज का प्राइस क्या है। तो इसीलिए दिमाग में रखिएगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें सब कुछ, मैंने बोला ना प्याज के कारण सरकार गिर जाएगी, कभी इस कारण सरकार नहीं गिरेगी कि इसरो में गया कि नहीं गया, इस कारण कभी नहीं गिरेगी सरकार। प्याज, टमाटर, आलू के कारण सरकार गिरती है, ध्यान में रखिएगा। तो पहला पॉइंट देखिएगा जरा ध्यान से, बेवकूफ बना दिया जाता है कभी कभी कि देखिए महंगाई बढ़ गया है, लेकिन महंगाई से क्या होता है, कुछ और भी चीजें हैं
जो घट गया है और दिखा दिखा कर कोई अपना काम कर लेता है। तो देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, फिर से बोला, रिपीट करना मेरे साथ, सी प्लस आई जी एक्स माइनस एम। तो ऐसे याद रखना, सी आई जी एक्स माइनस एम, याद रहेगा? जोर से बोले एक बार, सी आई जी एक्स माइनस एम, एकदम पहाड़ा याद रखना है। तो पर अब यहाँ पे बस उसका दिया हुआ है, सी जो है वो कंजप्शन से रिलेटेड है, लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं। आप कितना बर्गर खा गए, कितना गाड़ी खा गए, कितना गधा खा गए, आप ध्यान से समझिएगा। तो लॉजिक क्या है, सी मतलब क्या है, कंजप्शन। अब दूसरा आई फॉर क्या है, इन्वेस्टमेंट, कि सर मुकेश अंबानी ने अगर किसी चीज में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कार में, गाड़ी में, जियो में, फलाना नहीं गाना, उसी तरीके से पूरा ऑल ओवर इंडिया के लोग इन्वेस्ट किए होंगे। दूसरा है जी, जी मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है, कहां खर्चा किया। मान लीजिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, या गवर्नमेंट ने बोला कि चल भाई तू ये बना अपना छोटा सा उद्यमी, मैं पैसा दे रहा हूं, तू उत्पादन कर, मसाला बना, या फिर तू मखाना बना, या फिर तू मछली पालन कर। तो गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया। तो सी प्लस आई प्लस जी, क्लियर है यहां तक, प्लस एक्स। और ये एक्स का सिंपल मीनिंग ये है, यहां पे समझ लेना कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया, उन दोनों को माइनस कर लो। अरे भैया देखो, मतलब हमने एक्सपोर्ट किया 40 रुपए का और इंपोर्ट किया, बाहर से मंगाया 30 रुपए का, तो 40 माइनस 30, इतना ही तो हमने प्रोडक्शन किया ना, क्योंकि हम तो 40 एक्सपोर्ट किए तो 30 मंगाए भी तो हैं। तो उत्पादन कितना हुआ हमारे यहाँ, 10। अरे है ना, फिर से बोल रहा हूं। तो सी प्लस आई प्लस जी एंड प्लस एक्स क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हम एक्सपोर्ट को इंपोर्ट में माइनस कर रहे हैं। अगर हम इंपोर्ट को एक्सपोर्ट से माइनस करते हैं, यानी कि इंपोर्ट बड़ा हो जाता तो जीडीपी कहीं सा होगा ही नहीं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो पॉइंट क्या है, ध्यान में रखिएगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो है वो आपका होगा एक्स। और अब इधर देखना, इसमें एक और चीज है, माइनस में लिखा हुआ है एम, दिख पा रहा है ध्यान से। और जब माइनस में एम है तो हम इसको बताते हैं कैसे इसको किया जाता है। माइनस एम पे रुकना जरा ध्यान से, क्योंकि यही मेन गेम है। तो पहले सी आई जी एक्स तक किसको समझ में आ गया, डन, एकदम ठेठ भाषा में आसानी से रखना है, कोई लोड नहीं लेना है। आते हैं एम पे। तो जो एम पे आओगे, इस एम में थोड़ा सा मामला है पेचीदा। पेचीदा कैसे है देखो, हम जो जीडीपी निकाल रहे हैं, फिर पूछ रहा हूं, एक्सपेंडिचर पे निकाल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पे निकाल रहे हैं? एक्सपेंडिचर पे, यानी कि हम खर्चे पे निकाल रहे हैं, कितना खर्चा हुआ है। अच्छा, जो मैंने यहाँ कंजप्शन लिखा है, तो कुछ ऐसे भी तो अमीर बाप के बेटे होंगे जिन्होंने मर्सिडीज बाहर से मंगाया होगा। अरे हाँ या ना, या नो? तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, इस फोटो में एक है नैनो लखटकिया, लोग इंडिया में इसका उत्पादन हुआ, और दूसरा दिख रहा है मर्सिडीज। तो हमने क्या बाहर से मंगाया? अरे हाँ या ना? तो भैया अभी हम थोड़ी देर पहले बोले थे कि जो चीज इंडिया में उत्पादन हुआ है सिर्फ उसी को जोड़ेंगे हम, लेकिन हम तो अभी मर्सिडीज को भी जोड़ लिए हैं कि लोग बाहर से मंगाए हैं। तो जब हम मर्सिडीज को बाहर से मंगाए हुआ जोड़ लिए हैं, तो माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो हम तो माइनस करेंगे ना उसको, कि मर्सिडीज भाई, आप मान लो मैं आपके पास आया और फिलहाल आपसे पूछा कि एक महीने में क्या क्या खरीदो, आपने बोला सर मोबाइल खरीद लिए, सब खरीद लिए, टी शर्ट खरीद लिए, आईपैड खरीद लिए। तो हमने आपका पूरा हिसाब किताब लिख लिया। अब हमने पूछा इसमें से मुझे वो चीज बताओ जो सिर्फ इंडिया का बना हुआ है। तो आपने बोला मेरे को पता नहीं कि कौन सा इंडिया का है कौन सा बाहर का है, मैं तो बस खरीद लिया हूं। तो हम कैलकुलेशन करने बैठेंगे ना कि ठीक है, आईपैड तूने कहां का खरीदा, अमेरिका का, शर्ट कहां का खरीदा, यहाँ का, अरे हाँ है ना? तो जो चीज इंडिया का था उसको रखा, और हमने तो खर्चा में जो जोड़ा था वो तो सब जोड़ लिया, वो कहां का था हमें थोड़ी ना मतलब था। तो हमने ये जोड़ लिया कि कंजप्शन हुआ है, कार का कंजप्शन हुआ, मतलब लोग नैनो भी खरीदे हैं, लोग मर्सिडीज भी खरीदे हैं, या सुनो। तो हम कंजप्शन में सब जोड़ लिए, आप बर्गर भी खाए, आप पिज्जा भी खाए हैं, और हम अब इसमें से हटाना वो है कि जो अमेरिका का था उसको हटाना है। तो भैया इधर देख लो, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स है क्या, टोटल हम जो कंजप्शन कर रहे हैं, और चूंकि बाहर से भी जो सामान आया है उसका खर्चा हम जोड़ लिए थे, उसी को माइनस कर दे रहे हैं, तो ये हो गया एम। पहले कुछ समझ में आ रहा है? ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमने खर्चे के बेसिस पे किया, क्योंकि जीडीपी का मतलब क्या है, जो चीज का उत्पादन यही हुआ है सिर्फ वही जीडीपी है, और हम तो कंजम्पशन में सारा कुछ जोड़ दे रहे हैं, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। इसलिए फॉर्मूला क्या है, सी आई जी एक्स माइनस एन। क्लियर है यहां तक? अरे जोर से बोलो ना, तो ये एकदम रेडी रहना और जोर से बोलते रहना। तो सर सी आई जी एक्स माइनस एम, ये पूरा फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को दिमाग में बस ऐसे रख लेना है कि यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और उसी को दिमाग में आपको हमेशा टिका के रखना है। दूसरी बात, अब आप बोलेंगे एक और चीज कि क्या सर जीडीपी में हम किस चीज को कंसीडर करेंगे, जो इधर देखना, मान लो टाटा का गाड़ी अगर बना होगा, तो क्या टाटा ने सब कुछ बनाया होगा, चक्का भी वही बनाया होगा, बम्पर भी, क्या ऐसा है क्या? नहीं, चक्का किसी और का होगा, बम्पर कहीं और बना होगा, नट कहीं और बना होगा, है ना? तो आप यही बात तो बोल सकते हो कि सर नट भी बना होगा तो उसका भी प्रोडक्शन जीडीपी में काउंट करेंगे, सर चक्का कहीं बना होगा तो उसका भी काउंट करेगा। भाई हमेशा याद रखना, जीडीपी फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे काउंट होता है, यानी कि जब कार बन के रेडी है
उस पे जीडीपी काउंट होगा, उस पे नहीं कि सर वो नट बोल्ट और टाइट हो रहा है और ढीला हो रहा है और कहां बन रहा है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जीडीपी पहला चीज, प्रोडक्शन होगा उस पे। हम अभी पढ़ रहे हैं एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, फॉर्मूला रिपीट करो, मुंह से निकालो वकार, तो क्या है CIG x माइनस एन। सी क्या है कंजप्शन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट कितना खर्चा किया, एंड एक्स इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और चूंकि हम पहले कंजप्शन में जोड़ दिए थे उसको अब हटा दिए तो हमारा पूरा जीडीपी देश का निकल गया, दैट्स इट। और जितना देश का जीडीपी ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। अरे है ना? तो जब भी देश कोई विकसित है या फिर विकासशील है या आगे बढ़ेगा, नहीं किस चीज पे काउंट होता है, जीडीपी पे। तो जीडीपी तगड़ा हो तो मामला आसान हो जाएगा। और इसलिए दे दनादन जीडीपी जीडीपी काम करते रहता है, लेकिन जब क्वेश्चंस पे आते हैं तो मामला निपट जाता है। तो ये डायग्राम जो मैंने आपको दिया है, इस डायग्राम के पीछे एक दो और भी चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि आपसे एक बार पूछ लें कि CIG x माइनस एम का मतलब क्लियर है? अब हम ए वन बाई वन बढ़ेंगे क्योंकि मेरी बस यहाँ जरूरत है, इसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। जो आसान है वो पढ़ा के कोई फायदा नहीं, वो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, ना आपका टाइम बर्बाद करूंगा ना अपना। तो आसान पढ़ा के मजे नहीं लेने। अब इसमें एक दो बातें और हैं, जैसे कभी कभी नहीं बोलते हैं कि पिछले साल जीडीपी इतना था और इस साल जीडीपी इतना हो गया। देखो भैया, बार बार मैं बोलता हूं दो चीज। मैंने बोला कि जिसका टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर आएगा मैं उसको इनाम दूंगा, ठीक। अब एक का टेस्ट में आया 10 नंबर, एक का आया 9 नंबर। आप समझ पा रहे हैं, इसमें किसी का फायदा नहीं। तो हम अगर ये बोले कि जिसका टेस्ट में उतना आएगा ताकि वो आईएएस में जो क्वालिफाई नंबर हो तो क्वालिफाई कर जाए, उसको इनाम देंगे, तो फायदा दोनों का है। अरे है ना? तो सेम चीज जब हम बोलते हैं कि जीडीपी बढ़ा है या घटा है, तो किसी एक साल को बेस ईयर तो माने कि पिछला साल 8 था, इस साल 6 हुआ है, तो हमको आइडिया तो लगेगा ना कि जीडीपी बढ़ा है कि घटा है। जैसे मान लो आपने परफॉर्म किया 2011 में, आपने एग्जाम दिया 10th का, आपको मान लो आया 51%। 2012 में आपने पेपर दिया 12th का और उस पेपर में आपको आया मान लो 40%। तो हो सकता है कि 40% आपको 12th के एग्जाम में ज्यादा लग रहा हो कि भाई हम मेहनत किए थे इतना आ गया, बहुत है। बट जब आप तुलना करोगे 10th में 52 था और अभी 40 है, तो आपको क्या इनसिक्योरिटी महसूस होगा कि नहीं? बुरा लगेगा कि यार पिछले साल क्या थे अभी क्या हो गए, पिछले साल घोड़ा थे अभी गधा बन गए। अरे है ना? तो लॉजिक क्या है कि भैया पॉसिबिलिटीज तो है। तो देखो दो तरीका होता है, नेता लोग घुमा देते हैं। नेता लोग कहते हैं देखिए इस साल जीडीपी का प्रोडक्शन 10 हुआ है, अब खुश 10 साल, तो वो बोलेगा पिछले कितना हुआ था? तो पिछले 12 था, तो भाई उससे तो कम ही हुआ है ना, तो फिर डेवलपमेंट कहां हुआ? तो लॉजिक क्या है? इसीलिए लोग घुमा देते हैं बात, और बार बार घुमा घुमा के जो है जनता को कराते हैं और उसके बाद मामले निकाल देते हैं। इसलिए समझना, इसलिए हम एक बेस ईयर डिसाइड करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के अनुसार इंडिया का जीडीपी का बेस ईयर है 2011। कौन सा ईयर है? 2011। और 2011 को हम बहुत सारी चीजों में बेस ईयर मानते हैं। उसके पीछे कारण है, उस समय इंडिया का पॉल्यूशन या पॉपुलेशन, ध्यान से रखना, हम दोनों इसलिए बोल रहे हैं पॉपुलेशन। इंडिया का जनसंख्या 2011 में ना तो बहुत तेजी से बढ़ रहा था ना बहुत तेजी से घट रहा था, इसलिए हम ज्यादातर बेस ईयर 2011 को मानते हैं। और 2011 जब नहीं मानते हैं तो 1971 का सेंसस मानते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि 1971 में देश आजाद हो चुका था कि गुलाम थे? भाई अपन आजाद हो गए थे, और उस समय जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं हो रहा था। तो इसलिए हम 1971 को मानकर आज भी इलेक्शन होता है प्रभु, आज भी इलेक्शन राज्यसभा का सब कुछ वो 1971 के बेसिस पे होता है। और जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो 2011 के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? यहां तक ध्यान से समझना। तो बेस ईयर कौन सा है? 2021 के 2011। तो ये थोड़ा सा माइंड में आपको रख लेना है। अब आते हैं, मैं एक चीज आपको दे रहा हूं, उस चीज को थोड़ा ध्यान से थोड़ा समझना, तब जाकर आपको मामला समझ में आएगा। जैसे इसमें एक दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। 30 सेकंड दे रहा हूं, सिर्फ पढ़ो। इतने आसान तरीके से लिखा हुआ है कि आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक पढ़ना, और नहीं समझ में आया तो बताना, मैं जिंदा हूं। वहां का बोर्ड हटा दिया गया क्या प्रकाश? यहाँ का है? कुछ पढ़े, कुछ समझ आए क्या? इजी है यार, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना तो हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू सब समझ में आएगा। नहीं हुआ कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं रहता है तो सीरियस कहते हैं एक्चुअली याद था, एक्चुअली याद था, बोल रहे हैं। जो याद वाला रहता नहीं है उसको घुमा रहे हैं। सीबीएसई वाला जितना घुमाता है उतना बिहार वाला कभी नहीं घुमाएगा, बहुत घुमाता है सीबीएसई वाला सब।
समझ में आया? पढ़ के ना बकैती करेगा उधर में घुमा के, पूरा का पूरा माथा आपका चकरा जाएगा। और सर वो जवाब भी ऐसा देगा गोल गोल, जब उसको नहीं पता रहता है तो एक्यूरेट घुमा देगा, कॉम्पैक्ट डिस्क राउंड डिस्क शेप एंड कैन स्टोर मच मोर डाटा इन कंपैरिजन टू फ्लॉपी डिस्क। ऐसा ना बात बोलेगा कि बस हो गया काम, तो लॉजिक हो जाता है कभी कभी। ध्यान से समझना, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या कंजप्शन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो फाइनल गुड्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसके कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कर रहे हैं? फाइनल गुड्स पे। तो उसमें अब परचेजिंग न्यू कार, मोबाइल, कंप्यूटर बोथ इंडिया मेड एंड फॉरेन मेड आर काउंटेड। दूसरा, इफ एग्जिस्टिंग हाउस इज सेल्फ ऑक्युपाइड, अगर आपका जो घर है वो सेल्फ ऑक्युपाइड है, नेशनल रेंट इज काउंटेड इवन इफ ओनर डिड नॉट रेंट द प्रॉपर्टी। आपका घर है फिर भी वो काउंट होगा। तीसरा, इग्नोर परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड, जो भी सेकंड हैंड माल, जैसे मान लिया आपने नैनो खरीदा और नैनो किसी और से बेच दिया, तो क्या वो जीडीपी का हिस्सा है? नहीं। क्या समझ में आ रहा है? दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ जीडीपी। तो सेकंड हैंड मटेरियल यानी कि ओएलएक्स पे आप बेच दे तो क्या जीडीपी उससे ग्रोथ हो रहा है? नो। दूसरा, because we are only measuring the new things made in India in per India. Ignore construction of new house, it is not counted, it's counted in अलग तक इन्वेस्टमेंट। तो जब नया घर आपका बन रहा है तो जीडीपी का हिस्सा नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? दैट इज अ पार्ट ऑफ ओनली इन्वेस्टमेंट। तो सर जीडीपी का मतलब क्या है? जिस चीज का उत्पादन कहाँ हुआ? भारत में, दैट्स इट। कुछ बुझा रहा है? तो सर दो चीजें रखना है, एक तो सेकंड हैंड मटेरियल काउंट नहीं करेंगे, दूसरा सेकंड हैंड के अलावा जो भी चीज आप ऑलरेडी जहां पे रह रहे हैं ऑक्युपाइड है, तो अगर आप भले उसमें रेंट दे या कुछ भी करें, जैसे मान लो ये जो आपका एमएस कॉलेज है, ये एमएस कॉलेज कभी अंग्रेज का कोठी हुआ करता था। समझ में आया? ये जानते होंगे आप लोग, मैं तो अभी नए हूं, मेरे से पहले आप लोग जानते हैं। तो सर वो जो कोठी हुआ करता था उस कोठी को कन्वर्ट करके कॉलेज बना दिया गया। उसमें भी सब हड़प लिया, जो हड़प लिया अंग्रेज भागा, हड़प लिया, जिसका हो गया हो गया, बात खत्म, उनके नाम पे रख दिया गया। अब आप जिंदा रहते तो मुझे लगता है ज्यादा हड़प पाते, क्योंकि उस समय जो है, बट फिर भी तो सर वो काम जो है हो गया तो हो गया। तो लॉजिक क्या है? हमें बस इतना काम का याद रखना है, देखो ज्यादा पीएचडी और बाल की खाल करना नहीं है। आईएएस में टू द पॉइंट है, मैंने बार बार बोला टू द पॉइंट जितना क्लियर है वो उतना आसान होगा। क्या? पहला चीज, हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे किस चीज को? सेकंड हैंड चीज को। हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे कंस्ट्रक्शन या मटेरियल चीज को, अरे है ना? हम कभी भी किसी चीज को काउंट नहीं करेंगे जो बाहर से यहाँ पे है। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल। अब हम आते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात। अभी जो हमने पढ़ा ये क्या था? फॉर्मूला क्या था? CIG(x-m). तो ये सी के अंदर है कि क्या क्या काउंट करेंगे, क्या क्या काउंट नहीं करेंगे। यहां तक डन है? अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं आई, इन्वेस्टमेंट में भी किस चीज के इन्वेस्टमेंट को जोड़ेंगे, किस चीज को इन्वेस्टमेंट को नहीं। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, सेंसिटिव रहिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा अभी उस समय आपको लगेगा जा थोड़ा सा अगर जगह रहते ना तो एक बना देते हैं। और मैं बता रहा हूं मेरे क्लास का खासियत है कि एक बार गए तो गए, क्लास में अगर पढ़ लिए तो एग्जाम में चीजें आसान हो जाती है। तो पहला चीज, इन्वेस्टमेंट में ऐसा चीज कौन सा जो काउंट होगा, उसमें सबसे पहला है लाइक न्यू हाउस जो हुआ है लेकिन वो टेंजिबल कैपिटल एसेट। इसका बताता हूं क्या, लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, ट्रक, मशीनरी। यहां इन्वेस्टमेंट की बात करें, यहां कंजम्पशन की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे हम क्या घर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी डीलर भी तो हो सकता है जो घर बनवाएगा और बेचेगा। तो उत्पादन किया, बेचा, तो उसमें क्या हो रहा है? प्रोडक्शन तो हो रहा है, पैसे का जनरेशन तो हो रहा है। दूसरा, लैंड खरीद के हो रहा है, बिल्डिंग्स हो रहे हैं, चाहे फैक्ट्री बन रहा है, ट्रक्स बन रहे हैं, मशीनरी, ये सारा कुछ क्या है? ये सब कुछ जो इन्वेस्टमेंट में हो रहा है, दैट इज ऑल ए पार्ट ऑफ जीडीपी। दूसरा पॉइंट, इनटेंजिबल, जैसे कि आईपीआर, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। पेटेंट जानते हैं आप? पेटेंट किसी चीज का होता है, कॉपीराइट होता है। तो उसी तरीके से सर जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये सब कुछ, मान लीजिए जैसे बिल गेट्स ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया, तो सॉफ्टवेयर बनाया तो अपना पेटेंट रखेगा, भाई मैंने बनाया है और मैंने बनाया तो मेरा इसको फायदा हमको मिलना चाहिए, बात खत्म। तो ये सब कुछ भी इंटेंजिबल भी जीडीपी का पार्ट है। नीचे आना, रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट गुड, वेजेस टू वर्कर फॉर प्रोडक्शन। देखो रॉ मटेरियल जो आपने मंगाया, ध्यान से समझना, ये जो बनाया, अब मान लो घर बनाने के लिए सीमेंट वगैरह आपने लगाया, तो सीमेंट का भी तो प्रोडक्शन हुआ है, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट किसी न किसी कंपनी ने किया होगा। तीसरा, जो माल अभी बिकना बाकी है, अनसोल्ड इन्वेंट्री, जो अभी बिका नहीं है, वो भी है पार्ट ऑफ जीडीपी। दूसरा ना, कौन सा नहीं है? अब जैसे इग्नोर सेविंग्स इन बैंक। अब मान लो बैंक में है, आप पैसा रखे हो, ध्यान से समझना, तो क्या उससे कुछ उत्पादन हो रहा है क्या? नहीं, वो रखा हुआ है, तो सर उसको काहे का जीडीपी में काउंट करना है? तो सेविंग बैंक, बॉन्ड में आपने जैसे रिलायंस का बॉन्ड खरीद लिया आपने, या फिर आप टाटा का बॉन्ड खरीद के रख रहे हैं, तो इससे कुछ हो रहा है क्या? नहीं, बिकॉज इससे कोई भी चीज नहीं बैंक में प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं उससे उत्पादन हो रहा है, उसी पर रखा हुआ। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? तो सर इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर हम बैंक में रखा हुआ चीज, शेयर बॉन्ड को अगर हम हटा दें तो बाकी सब चीज को कह सकते हैं पार्ट ऑफ जीडीपी है। क्लियर? कंजप्शन में कौन सा चीज हटाना है? सेकंड हैंड चीज। और दूसरा कौन सा? कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी चीज है उसको हटा देना। क्या वाकई आप सुन पा रहे हो कि मैं सिर्फ बोले जा रहा हूं? तो ध्यान से समझना, और जब क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा क्विक रिएक्ट करना। तीसरा है गवर्नमेंट का परचेज या गवर्नमेंट का खरीद बिक्री।
सी प्लस आई प्लस जी। क्लियर है यहां तक? तो जी में क्या है, गवर्नमेंट परचेज। मान लीजिए सैलरी आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया, भाई सैलरी तो दोगे ना। तो मान लो फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझना, एम्बेसी जानते हैं? एम्बेसी जानते होंगे, दूतावास। जैसे भारत का, जैसे आप आईएएस बनेंगे तो आईएएस का एक होता है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, है ना। तो जो विदेश सेवा है, वो यहां का आदमी कहीं ना कहीं का जाकर दूत बनेगा, राजदूत, अरे है ना। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर यहां से कोई आदमी वहां का राजदूत बना, मान लीजिए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के राजदूत बने हुए हैं, मतलब इंडिया के राजदूत हैं, पाकिस्तान में एम्बेसी में खट रहे हैं, तो क्या उनका जो सैलरी है वो जीडीपी में काउंट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब क्वेश्चन घुमा दिया। तो पॉइंट देखो क्या है, भले वो यहाँ का है, भले वो पाकिस्तान में है, लेकिन वहां पे रह के एक सर्विस क्रिएट कर रहा है, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, यानी कि वहां पे मैनेजमेंट तो ही कर रहा है। तो ही इज क्रिएटिंग सम सर्विसेज। जैसे गवर्नमेंट ने सैलरी दिया, क्यों दिया सैलरी? क्योंकि वो पूरे डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है, और डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है तो क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस क्रिएट तो कर ही रहा है, वो भी सेवा प्रदान कर रहा है। तो सैलरी जो दे रहा है, प्रोक्योरमेंट ऑफ कंप्यूटर, स्टेशनरी, फैंस, ट्यूबलाइट, व्हीकल्स एक्सेट्रा, इन सबको जो दे रहा है, ये सब क्या है, गवर्नमेंट के परचेज पे है। कि गवर्नमेंट ने मान लीजिए पंखा खरीदा, गवर्नमेंट ने सोलर पैनल खरीदा, लाइट खरीदा, अरे लाइट खरीदा इसलिए ताकि क्या कर सके, वो अपने स्कूल में डिपार्टमेंट लगा सके, चाहे पार्लियामेंट में लगा सके, तो ये सब भी उसमें इंक्लूड होगा। क्या इंक्लूड नहीं होगा जीडीपी में, वो ध्यान से देखना। इग्नोर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। जैसे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दी है कि जा तू बंदा है भगवान का, राम का, तेरे को 1 भी रुपया नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया गैस पे, तो क्या ये जीडीपी का पार्ट होगा? नहीं। अब उसके बाद इस तरीके का ट्रांसफर पेमेंट, दे आर नॉट काउंटेड इन द कंजम्पशन बाय द रिस्पेक्टिव बेनिफिशियरी। तो सर ना तो सब्सिडी काउंट होने वाला है, ना ही स्कॉलरशिप काउंट होने वाला है, ये सब कुछ भी काउंट होने वाला नहीं है। क्लियर है यहां तक? तो सी प्लस आई प्लस जी, यहां तक डन। बस मैं जानता हूं कमाल की बात क्या है, 15 से 20 मिनट टाइम लेने वाला हूं, उस पर सीधा बोलूंगा, खत्म। समझ में आ रहा है? इसलिए 15-20 मिनट जागे रहना, क्योंकि इसी के तर्ज पे आगे का पूरा नोट्स आएगा। और आसान चीज अपन पढ़ा नहीं सकते, वो आपको पता है। वो नहीं रटवाया जा सकता कि बाबर का जन्म और बाबर की मौसी का नाम क्या था, ये सब नहीं हो पाएगा, ये सब काम नहीं है। लुसेंट रटिए, जिंदाबाद रहिए, और सेट मारिए, 30 साल में बाल उड़ाइए और सेट मारते रहिए जनरल कंपटीशन की तरह, तो वो काम नहीं होगा प्रभु, कितना भी कह लें। आई हेट जनरल कंपटीशन पीपल, आई हेट, नफरत है सर, समझ में आ रहा है? खैर वो लोग अच्छे होते हैं, बट हम क्या करें सर, हम ही को नफरत है। नेक्स्ट आइए, तो पहला चीज सी प्लस आई प्लस जी, क्लियर है? तो जैसे बोले ना, अब है एक्स माइनस एम, बात खत्म। तो एक्स क्या था, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, समझ में आ रहा है? और एम वो चीज था जो पहले हम काउंट कर चुके थे कंजप्शन में, उसको माइनस कर दिए हैं, उसी को एम बोल रहे हैं। क्लियर है यहां तक? सो एक्सपोर्ट इज एडेड बिकॉज इट मींस अ फॉरेनर मस्ट हैव बाउट गुड्स और सर्विसेज मेड इन इंडिया। एक्सपोर्ट को क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हमने यहां से भेजा है, तो फॉरेनर खरीदा है, तो हमने कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन किया ही। दूसरा पॉइंट, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी। जबकि इंपोर्ट इज सब्ट्रैक्टेड बिकॉज सम इंडियन मस्ट हैव कंज्यूम्ड फॉरेन प्रोडक्ट्स दैट वी आर नॉट मेड इन इंडिया। जो हमने बाहर से मंगाया उसको हम तो कंज्यूम उसको भी कर रहे हैं, तो उसको हमने माइनस कर दिया। सो इट इफ यू डोंट सब्ट्रैक्ट द इंपोर्ट इट विल गिव रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ इंडिया जीडीपी। तो हमको क्या करना है, माइनस कर देना है। क्लियर यहां तक? दूसरा ये नेक्स्ट, टोटल जीडीपी क्या है सर? We get GDP at current market price when we adjust with inflation base year 2011 constant market price। ध्यान से समझना, हमने जब इस साल का निकाला जीडीपी, तो इस साल का निकाला तो ऊपर में जो हमने लिखा है, ध्यान से समझना, ये करंट मार्केट प्राइस है। मतलब भैया हमने एक एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से समझना, और आप बताओगे मुझे। मान के चलो 2011 में 3 कार प्रोडक्शन हुआ था, 3 नैनो कार लखटकिया मान लो, तो 3 कार का प्रोडक्शन हुआ, 3 कार बेचा गया। क्लियर? तो सर इसके हिसाब से जीडीपी कितना का हुआ? 3 लाख का। अरे कार कितना था? 3 तो था ना, समझ में आ रहा है? तो ये कार समझ लेना इसको। तो मान लो 3 कार था कब? 2011 में, और उसका प्राइस टोटल जीडीपी कितना कंट्रीब्यूट हुआ? 3 लाख। अब मान के चलो आओ 2021 में, ठीक है, 2021 में 2 कार है, प्रोडक्शन 2 कार हुआ, और एक कार का दाम 1.5 लाख है, दूसरे का भी 1.5 लाख है, इसका भी जीडीपी कितना हुआ? जल्दी बोलो ना, 3 लाख। तो क्या जीडीपी दोनों का सेम है कि अलग है? अलग हुआ। मेरी बात समझ आ रही है भाई? अगर आपने प्राइस बढ़ा दिया लेकिन प्रोडक्शन तो 2 ही कार का हुआ, अरे सुनो, फिर भी सरकार चिल्लाती रहती है जीडीपी देखो उस साल भी यही था, इस साल भी यही है, लेकिन प्रोडक्शन कम हुआ है ना भाई, और प्रोडक्शन कम मतलब लेबर कम, एम्प्लॉयमेंट कम, अरे है ना। तो लॉजिक क्या है सर? जीडीपी को हमेशा ध्यान से समझना है कि करंट मार्केट प्राइस में जब दिखाई देगा ना,
तो उसमें लगेगा कि जीडीपी बहुत अच्छा हुआ है, क्या कि 3 लाख 2011 में था, 3 लाख यहाँ पे भी हुआ है। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं बेस ईयर से कि 2011 में 3 कार हुआ था, यहाँ 2 कार, तब लगता है दादा घुमाओ करो। आप समझ पा रहे हैं? तो लॉजिक क्या है, ये जो टेक्निक है ये बहुत घुमाया जाता है, इसीलिए आम आदमी इसके चक्कर में पड़ जाता है और उसको लगता है कि सब चल रहा है हर हर मोदी और घर घर मोदी, इस तरह का जो है नारा चल रहा होता है। बट कुछ और भी मामले, भगवान करे जो भी है अच्छा करे, हम आईएएस बनने वाले हैं, हमको किसी की तरफ झुकाव नहीं रखना है, गलियाना सबको है, आईएएस है आप, नेतागिरी के चक्कर में नहीं पड़ना है, समझ में आए? अगर नेतागिरी जिस दिन करिए उस दिन आईएएस छोड़ दीजिए, ये दिमाग में क्लियर कट मामला रखना। और जब आईएएस करिए तो सब नेता ठीक है, बोले कि प्रधान बहुत बढ़िया, भले हरामी क्यों नहीं हुआ, समझ पा रहे हैं, फिर भी आपको बोलना है बहुत बढ़िया, क्योंकि आप इंटरव्यू में बोलेंगे और आपसे पूछाएगा कि अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में आपका क्या राय है, तो सीधा बोलिएगा हमारा कोई राय हुई नहीं है, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं? ये आईएएस के इंटरव्यू में घुमाता है खूब, क्योंकि रुझान देख लेता है। और इसीलिए कुछ आईएएस ऑफिसर जो तेज तड़ाक होते हैं, जिनको राजनीति में इंटरेस्ट होता है, वो पहले ही से अपना झुकाव एक पार्टी की तरफ रख देते हैं, जैसे आदित्य पांडे, समझे? वो पहले ही से बीजेपी की तरफ झुकाव रख दिया है, और उसमें वो राम जी का कृपा लगाया है, आप समझ पा रहे हैं? एकदम, और पीछे टिक्की की छोड़ के सब रखा हुआ है वो, तो सर आईएएस है सीधा, उसको सपोर्ट कौन करेगा? बीजेपी गवर्नमेंट, उसको टिकट मिल जाता है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का जब रुझान हो तो रख दीजिए, और आईएएस बनने के बाद किसी एक पार्टी का नेता को पकड़िए और एकदम जो है मामला बढ़ाते जाइए। बस ध्यान रखिएगा गुप्तेश्वर पांडे नहीं हो यहाँ पर, समझ में आया? जिन्होंने बेचारे टिकट के चक्कर में नीतीश बाबू तो किधरों को नहीं रहते हैं, तो नीतीश बाबू के चक्कर में उन्होंने रिजाइन कर दिया, पहले ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, बीआरएस की टिकट मिलेगा लड़ेंगे, टिकटें नहीं मिला उनको, तो अब क्या है, झाल बजा रहे हैं, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो झाल बजाना नहीं कहेंगे, कहीं देखेंगे तो गुस्सा जाएंगे। खैर, तो भैया नेक्स्ट पॉइंट जो है ये आपको समझना है, क्या बताइए मुझे, जीडीपी एट करंट प्राइस रेट या करंट मार्केट रेट ठीक होता है कि बेस ईयर वाला ठीक होता है? बेस ईयर से तुलना करने वाला ठीक होता है। करंट मार्केट प्राइस गोल गोल घुमाने वाला काम है, कि प्राइस बढ़ा दिए और प्रोडक्शन भी दिखा दिए हुए कि 2 को कारे हुआ, 1.5 लाख कर दिए, 3 लाख जीडीपी पहले भी अभी भी, तो ठीक नहीं होता है। इसीलिए हमेशा बेस ईयर के साथ तुलना करना इज ए मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इसको बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, स्थिर मूल्य दर। क्या यहां तक आप सुन पा रहे हो? बोर तो नहीं हो रहा ना? हो भी रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है, सुन लेना, समझ में आया? तो भैया अभी तक जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे वो कौन सा मेथड से कैलकुलेशन किए हैं? एक्सपेंडिचर मेथड। फिर बार बार बोल देना हूं, CIGX माइनस M, C फॉर कंजप्शन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट परचेज जो भी, उसके बाद X फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और M जो पहले ऐड किया तो उसको माइनस कर दिए, दैट्स इट। ये हमारा एक्सपेंडिचर फॉर्मूला है, सबसे एक्यूरेट। एक्चुअली इसी फॉर्मूला के थ्रू काम बनता है दरअसल, इसीलिए हमेशा यूपीएससी इसी का क्वेश्चन पूछता है। तो जो मैंने बोला था कि कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसलिए काम का बनता है। अब पहला चीज, 2-3 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो आप पहले पढ़े होंगे। एक होता है कि भैया जनगणना 10 साल में होता है ना, इंसान का, पशु का जनगणना 5 साल में होता है, समझ लिए? तो भैया अगर 5 साल में होता तो फिर पशु और इंसान का फर्क नहीं रहता, इसलिए इंसान लोग का 10 साल में किया गया कि 10 साल में इंसान का जनगणना होगा। खैर, अब हम इसको समझते हैं। एक इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप सुना होंगे NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम कन्वर्ट कर इसमें एक और जोड़ दिया गया और उसको कर दिया गया NSO। इसके डिटेल में बताएंगे, जो सारा काम अब NSO ही करते हैं। तो भैया कुछ ऐसा हो गया कि आप पहले रेलवे की तैयारी करते थे, लेकिन आप आ गए आईएएस की तैयारी करने। जैसे ही आप आईएएस की तैयारी करने आ गया था, रेलवे वाला सब उसी में लपटा गया कि अलग से करना पड़ेगा, लपटा गया, तो वही बड़ा हो गया। तो उसी तरह से ये है NSO। तो कुछ हम इसको आराम से देखते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये रियल लाइफ एग्जांपल है और रियल लाइफ इसका डेटा भी है। डेटा देखो, ऐसा बताया गया कि कंजप्शन जो हुआ था ये सारा मिलाकर लगभग 2022-23 में 164 लाख करोड़ हुआ था। ध्यान से समझना। सी क्लियर है? सी के बाद क्या आएगा? सी के बाद क्या? डी। अरे भाई साहब, यही हुआ ना सब। तो सर आई, तो सी के बाद क्या हो गया? आई। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ? तो सर ये जो हुआ वो लगभग 79 लाख करोड़ का हुआ। क्लियर है? अब आई के बाद भाई प्लीज कुछ और मत बोल देना। उसका क्या है? जी। तो क्या होगा? गवर्नमेंट परचेज। अब गवर्नमेंट परचेज हुआ उसका 28 लाख करोड़ हुआ। क्लियर है? अब यहां जरा ध्यान से देखो, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसी को बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। भाई नेट एक्सपोर्ट बोल दे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो बटा वो नेट बचा, बात खत्म। तो नेट एक्सपोर्ट जो हुआ वो लगभग -12 लाख करोड़। माइनस क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा किए,
अरे हाँ है ना, तो माइनस ऑटोमेटिक आ गया। अब जरा नीचे आओ, अब उसमें कुछ है डिस्प्रेंसिया। डिस्प्रेंसी मतलब क्या होता है, कुछ गलत। गलत ये कि कुछ मेथड से निकाला गया। तो यहां ध्यान से देखना, एक में आ रहा था 270 लाख करोड़ जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस, वर्तमान पे। और जब हम इसको तुलना किए बेस ईयर से, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आ रहा था। तो फिर मैं आपको चिल्ला के एक बार और बोल देता हूं, हमेशा ध्यान में रखिएगा, जीडीपी एट हमेशा कौन सा कांस्टेंट रेट प्राइस हमेशा बेस्ट होता है जब हम तुलना करते हैं किसी बेस ईयर से, उसी को सही माना जाता है हमेशा। ये एनसीईआरटी मानता है, गवर्नमेंट मानता है, सभी लोग मानते हैं, ठीक है जी। हालांकि इस पे बहुत क्रिटिसिज्म चलता है, मतलब इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा ही कहता है कि ये गलत है, सही है। भैया हम बार बार बोल रहे हैं, अगर विरोध करना है तो झंडा प्रदर्शन एग्जाम के बाद कर लीजिएगा, पहले आईएएस बन जाइए। क्लियर है, सिंपल सा। तो बस अपना काम यहाँ पे करना है, ये नहीं कि बस झंडा लेके लाल मंतर पे, मतलब कहाँ पे, लाल किला पे जाके जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किए। अभी कुछ नहीं होने वाला है, मोदी सरकार अभी बहुत पीट रहा है, तो थोड़ा जो है बच जाना है, ठीक है। नीतीश बाबू रिफॉर्म में आए हुए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एक फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूला को आपको याद नहीं रखना है। ये बस आपको मैं एग्जाम्पल इसलिए समझा रहा हूँ कि एक डेटा के अनुसार, इधर देखो, जानते हैं आप जब सरकारी कागजात जब देखिएगा ना इकोनॉमिक्स का, तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। केने का सी गया, केने का आई गया, केने का जी गया, कुछ पल्ला नहीं पड़ेगा। बस अंतिम में लिखेगा भाई सीधा बताओ ना क्या कहे चाहते हैं। आप समझ पा रहे हो? भाई बहुत घुमा फिरा के उसमें लिखा हुआ होता है और इतना आसानी होता है समझना हो। तो अब आपको एटलीस्ट एग्जैक्ट पता होगा कि किस चीज की बात कर रहे हैं। आपको पता है, एक नेता भाषण दे रहा था और जीडीपी का बता रहा था पूरा डिटेल का, देखिए ये सी है, ये आई है, जी ऐसा कुछ समझा रहा, उसमें सब डेटा अलग अलग था, लेकिन देखिए, और देख के नीचे पीछे फेंक दिया, समझ में रख, कॉपी आगे नहीं लिया वो, लेकिन दिखाइए ना मीडिया वालों, क्या दिखाए, पीछे फेंक दिया कि सब सही बात। ये होता है नेतागिरी। आप समझ पर इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा, उसमें लिखा हुआ कुछ और है भाई साहब, आप समझ पा रहे, और बोर्ड ऊपर कुछ और। ये देखिए हम ले आया डेटा, झाड़ देगा उसके बाद दिखाई, पीछे रख दिया उसको, क्या दिखाए आपको। तो ये जो चीज है, इस तरीके का मामला चलता है। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा कि अगर इस तरीके का डेटा आए, यहाँ देखना, तो 2021 और 22 का दिखा गया कि जीडीपी कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे लगभग 149 लाख करोड़ था, और 2022-23 में हो गया 159 लाख करोड़। ध्यान से समझना। अब हम इसको तुलना करेंगे, तो जब जीडीपी ग्रोथ रेट अगर हम उसके हिसाब से करें, तो ध्यान से समझना, जो आपका 2022-23 में जो बड़ा है उसको पहले रखो, माइनस कम से इतना गुना करो, यानी कि लगभग 7% है। ये दिखाता है कि जीडीपी 7% से ग्रो अप हुआ है उस समय के तुलना में। कुछ समझ में आ रहा है? तो लॉजिक ये है कि जब भी आप कभी निकालते हैं, तो पहला अभी प्रेजेंट का निकाल लीजिए और उस साल का निकाल लीजिए कि कितना था, दोनों को माइनस करिए, डिवाइडेड बाई जो कम है उसको नीचे रखिए और 100 से गुना कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी 7% से बड़ा है। इसका मतलब क्या इसी साल बड़ा है कि उसके तुलना में बड़ा है? उसके तुलना में बड़ा है। और ये जब हम बोलते हैं उसके तुलना में बड़ा है, तब लगता है कि हाँ वाकई डेवलपमेंट हुआ है। कुछ बुझा रहे हैं? नहीं तो बात वही हो जाएगा, 3 गो कार बना था, 3 लाख जीडीपी था, 2 गो कार बना के 1.5 लाख कर दिया, जीडीपी फिर 3 लाख कर दिया। तो ये जो है इस तरीके का बवाल जो है चलते रहता है। तो सर इतना दिमाग में प्लीज रखिएगा, बाकी इसके अलावा जो है काम का नहीं है। तो फिर अभी तक जो मैंने पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया है एकदम शांत भाव से। तो जीडीपी पढ़ाया है। जीडीपी में क्या हम सिर्फ बाहर का वो भी इंक्लूड करते हैं कि इंडिया का सिर्फ इंक्लूड करेंगे? जो प्रोडक्शन होगा वो, सेकंड हैंड माल का कुछ करेंगे नहीं, कंस्ट्रक्शन का कुछ करेंगे नहीं, इन्वेस्टमेंट कहीं शेयर बॉन्ड वगैरह में हुआ है तो सब हम जीडीपी का हिस्सा नहीं मानते। चलिए नीचे आइए, अब एक ग्रोथ प्रोजेक्शन रेट जरा देखिएगा, जीडीपी का ग्रोथ क्या हुआ, ये याद नहीं रखना आपको, बस एक आइडिया लेना है। तो पहला चीज ध्यान से देखिएगा जरा, 2013-14 में लगभग जीडीपी का 6.4% ऐसा ग्रोथ का दावा था। 2000 फिर आगे बढ़ा, 14-15 में 7.4, 8 होते होते एक डेटा देखना, ये 9.1 चला गया है कोरोना के समय, और कोरोना के जस्ट बाद इसी बार इतना लंबा उठा। यहां देखना, इस कोरोना के ईयर में -7.3 गया, और कोरोना के जस्ट बाद 9.1, एकदम ड्रास्टिक चेंज। भाई अगर ऐसा हो जाए ना तो सर समझिए देश का मतलब अलग ही लेवल पर कांड हो जाएगा। पॉइंट ये है कि ये हुआ क्यों था, उसके पीछे अलग कारण है। क्योंकि कोरोना के जस्ट बाद लोग जितना जन जो भरा हुआ था ना, शॉपिंग करने वाला मामला जो अंदर भरा हुआ, उस सब का जानवर पंथी निकल रहा था कोरोना के बाद। आप समझ पा रहे? तो सर उसको बोलते हैं एनिमल वीडिंग परचेजिंग, मतलब जानवर पंथी वाला, कि इंसान के अंदर एक जानवर जो है छुपा हुआ है और जानवर पंथी निकलता है बाहर। तो होता क्या है, कभी कभी आप पूछेंगे आईफोन चाहिए, जबकि आईफोन से बेहतर फीचर किसी और फोन में आपको मिल सकता है और सस्ते दाम में मिल सकता है, लेकिन फिर उस आदमी को चाहिए तो चाहिए, आईफोन ही चाहिए।
उसके पास कोई रीजन नहीं है, बट चाहिए तो चाहिए क्या, आईफोन चाहिए। आप दुकान में जाइएगा और दिमाग में रख के ले आईफोन लेना है। एक आदमी जो है, जो दुकानदार सामने कहा है भैया आईफोन लेते हैं 20,000 में, ऐसा बाकी 20 महीना पर चढ़ जाता, वो सीटा का फोटो खींच लिया, ऐसा फोन देता नहीं लोग, क्या समझ पा रहे, वो अपना पूरा दे रहा है, पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है, पूरा विवरण दे रहा है, आप देख भी रहे हैं, अंत में फिर आईफोन नहीं, आप वो क्या है बाद में क्या है। तो सर इसको बोलते हैं कि एनिमल हिस्टेरिसिस। तो सर आरबीआई ने बोला था बीच में कि पता नहीं इंसान के अंदर जानवरपंथी कहां चला गया, क्योंकि परचेजिंग लोग कर ही नहीं रहे, और ये जब परचेजिंग होता है तो उस समय बहुत ज्यादा जीडीपी ग्रोथ होता है जब एनिमल पंथी आ जाता है। तो कोरोना के जस्ट बाद जितना जो अंदर का डिजायर था, जो छुपा हुआ परचेजिंग का, अचानक से भीड़ में लोग सब जाके खरीद लिया और बहुत कुछ खरीदा। तो उस समय थोड़े समय के लिए टेम्पररी जो है ऊपर चला गया था, तो इस बेसिस पे इतना ज्यादा होता नहीं, मेरी बात समझिएगा। और जीडीपी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना भी ठीक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो जीडीपी एक लेवल तक आराम आराम से चले तो ठीक है। अब भैया देखो बढ़ जाना ठीक नहीं है तो इसका मतलब क्या सर 0.1 पे ला दें, तो भाई बहुत कम भी ठीक नहीं है, आप समझ पा रहे हैं, और बहुत ज्यादा भी ठीक नहीं है। हाँ तो क्या है ठीक, तो ठीक है कि अगर हाँ 6 to 8 के बीच में चल रहा है तो अपना ठीक है, धीरे धीरे पॉइंट बढ़ता जाए तो आसान बात है। अब एक ही दिन पढ़ लिए 20 घंटा, अब दूसरे दिन से सिरिंज से लेकर पानी चढ़ा रहे, आप समझ पा रहे, तो भाई क्या फायदा है। तो पॉइंट क्या है कि आराम आराम से जो है 6 घंटा पढ़ना है, सांस भी लेते रहना है, फिर अपना अलर्ट रखना है, ये दिमाग में रखना है आपको। नहीं तो क्या है कि बस हो गया, उसके बाद समझ में आना ना, नहीं तो गांव में कहावत नहीं है अलग अगर पालक ऐसे कुछ करके क्या क्या बोल देते हैं। तो भैया आपसे निवेदन ये है कि हमेशा क्या है, आप मुझे बताना ग्रोथ अचानक से बहुत तेज हो अच्छा हो या धीरे धीरे ग्रोथ अच्छा हो, धीरे धीरे बहुत बेहतर होता है। इसलिए आप हमेशा जीडीपी में भी देखेंगे, जैसे आगे मैं पढ़ाऊंगा, एक वी कर्व ग्रोथ रेट होता है, फिर एक डब्ल्यू कर्व ग्रोथ रेट होता है, वो बताऊंगा उसमें से बेहतर कौन होता है। तो सर अभी के लिए आपको मैंने क्या बताया उसमें थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने सिंपल एक बात बोला आपको कि प्रभु जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत हाई होना भी ठीक नहीं है, बहुत कम होना भी ठीक नहीं है, तो कितने के बीच में होना चाहिए, तो 6 से 8 के बीच में अगर घूम रहा है मामला तो अपन ठीक जा रहे हैं, और किसी भी देश के लिए वो बहुत ठीक ठाक मामला है। यहाँ पे पहले क्लियर है। तो जीडीपी का मेन जो बेसिक मुद्दा था वो हम यहाँ क्लियर कर लिए। एक इसमें शब्द है जीवीए, मैं चाहूंगा एक अलग से आप लिखिए जीवीए, अपने कॉपी में एक जीवीए को अलग से नोट डाउन करिए, जीवीए। ये बहुत नेसेसरी तो नहीं है लेकिन ये फिर भी नेसेसरी है, ठीक है। जीवीए मैं चाहता हूं कि जीवीए आप इसमें से फुल फॉर्म ढूंढ लें, अगर यहां पर भी नहीं ढूंढ पाओगे तो भैया फिर क्या ही होगा। यूपीएससी में कॉम्प्रिहेंशन आता है, गद्यांश, गद्यांश जानते हैं ना, अरे उसको गद्यांश बोलते हैं। तो सर वो जो है तो यार जो आपके स्कूल में भी तो होता था, हिंदी वाले लिटरेचर के पेपर में इंग्लिश में होता था, जाके बोला सर ये गद्यांश ठीक नहीं है, सर ही को बोल रहा है सर गद्यांश ठीक नहीं। अब सर गद्यांश कैसे हो गया, समझ पा रहे हो। तो उस तरीके का जो है देखो, पैसेज के लिए दिमाग जितना तेज चलेगा उतना अच्छा है आपको, और सीसैट में आपको निकालने के लिए पैसेज चल जाएगा मामला। तो देखो ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड क्लियर है, यहां तक इसको समझना, शब्द पे ध्यान देना। वहां पे क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल क्या है भाई साइड रखो, डोमेस्टिक में क्या है कि भैया इंडिया के अंदर उत्पादन हुआ, क्लियर है। लेकिन यहां है वैल्यू, तो मैं आपको बोलूं कि पिछले साल तुम 1 लाख कमा रहे थे यार, इस साल तुम 5 लाख कमा लिए, तो कितना वैल्यू ऐड किया अपने अमाउंट में, तो 4 लाख। अरे वैल्यू कितना ऐड हुआ, 4 लाख। फिर मैं बोलूं कि अगले साल तुम यार 9 लाख कमा लिए, तो कितना वैल्यू ऐड हुआ, 4 लाख। क्या मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। वैल्यू ऐड करना किसी में क्या होता है, आप पिछले साल 4 किलोमीटर दौड़ रहे थे, इस साल आप 8 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो आप अपने लाइफ में एक वैल्यू ऐड किए, और वो कितने का किए, 4 किलोमीटर का। क्या कुछ बुझा रहा है, तो यहाँ वैल्यू की बात हो रही है। तो जब ध्यान से समझना, ये कभी कभी यूपीएससी का दिमाग घूम जाता है, जो अभी घुमा हुआ है पिछले 3-4 साल से। तो सर इस साल इलेक्शन है, तो इस बात को मान के चलिए कि बहुत फायदे में है आप। आपको मैं लिख के दे रहा हूं, कैमरा बारा बोल रहा हूं, दिस प्रीलिम्स विल बी वेरी इजी। हालांकि आईएएस कभी इजी नहीं होता है, लेकिन दिस प्रीलिम्स विल बी वेरी इजी कंपैरेटिव टू 2023 एंड 2022, क्योंकि इस साल बजट भी आपको इंटरिम बजट है, बजट में कुछ आया नहीं, मेगा अनाउंसमेंट हुआ नहीं, खाली हाथ, उसमें भी आपका पेज बच गया। दूसरा, जो भी मुद्दे हैं वो क्लियर कट मुद्दे हैं, भारत रत्न जिनको मिला है, स्वामीनाथन फर्नांडिस, उनके बारे में आपको बस पता हो जाना चाहिए। तो इलेक्शन के ईयर में एकदम आसान होता है पेपर, और इलेक्शन के साल में सारा फॉर्म भर देना चाहिए, मैंने 20 बार बोला है, क्योंकि इलेक्शन के समय जॉब खूब आते हैं, और ये पूरे देश की कहानी है।
इसलिए इलेक्शन के समय फॉर्म भरने का मन नहीं भी हो तो भर लेना, क्या पता कृपा हो आप ही का निकल गया काम, कुछ भी हो सकता है, कृपा तो बरसता है। तो देखिए जरा यहाँ पहला चीज जो बोल दे रहा हूं, तो क्वेश्चन कभी कभी क्या हुआ था कि एक बार जीबीए से ऐड किया गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड से, और जीडीपी से कैलकुलेट किया गया, तो दोनों का वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा था। फिर बोला गया कि कैसे, तो फिर बताया गया अच्छा ऐसा ऐसा गड़बड़ था तो सही किया गया। तो हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, बस थोड़ा सा देखेंगे फिर मामला खत्म करेंगे, ज्यादा खींचेंगे नहीं, क्योंकि बस 5 मिनट के बाद मैं बोलने वाला हूं कि खत्म हो गया, आगे का आप पढ़ लीजिएगा। समझ में आया? तो सर थोड़ा अलर्ट रहिएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। देखो इधर अमाउंट जो है एक टोटल प्रोडक्शन का है स्टील का, मान लो 1 लाख, कितना है? दूसरा आना। अच्छा इसको मैं ऐसे समझो, एक एग्जांपल से समझाता हूं। इधर देखो, स्टील बनने से पहले भी कुछ ना कुछ तो रहा होगा भाई, आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, तो गैंग पार्टिकल होता है ना जी, गैंग, GNGUE। गैंग मतलब क्या है? पहले मान लो एक आयरन था, अचानक से नेचुरली बना होगा, लोहा चट्टान था, उस चट्टान को आप धोए, काटे, उसको पिरोए, उसमें से कुछ आप अपने काम का चीज निकाले, अरे है ना, फिर उस काम में से आप क्या है गोल्ड निकाले, गोल्ड से, फिर गोल्ड से उसके बाद आप हाथ का, नाक का, लात का जो भी बना लिए, अरे है ना, मतलब वही सिकड़ी या कान में का झुमका तुमका जो भी है। तो मतलब हुआ क्या, ध्यान से समझना, जो पहले पत्थर था उस पत्थर को आपने जिस तरह से पिघला के काट के बना लिया स्टील, और उसकी कीमत थी 1 लाख। कितना हुआ? 1 लाख। क्या समझ पा रहे हो? जोर से बोलना, हाँ या ना सर। 1 लाख। 1 लाख में हो सकता है उस स्टील से आपने इंजन बनाया और उस इंजन का प्राइस आपने रखा 5 लाख। और उस स्टील से इंजन बनाया आपने, क्या रखा प्राइस? 5 लाख। और वो इंजन आपने ट्रैक्टर में इस्तेमाल किया और ट्रैक्टर का प्राइस हो गया 10 लाख। अरे ऐसे ही तो होता है, यानी कि जिसका वैल्यू 0 था, चट्टान था, उसमें से आपने क्या निकाल दिया? स्टील। 1 लाख रुपया। सिर्फ स्टील बेचते तो कितना में बेचते? 1 लाख। उस स्टील से आपने क्या कन्वर्ट कर दिया? इंजन में। तो सर मुझे बताना जरा, 1 लाख के स्टील से इंजन बना दिया 5 लाख का, कितने का वैल्यू ऐड किया आपने उसमें? 4 लाख का। और 5 लाख के इंजन से आपने बना दिया ट्रैक्टर, कितने का वैल्यू किया? 10 लाख माइनस 5 लाख, वैल्यू कितना का ऐड हुआ? 5 लाख। अरे है ना, तो इसको वैल्यू ऐड करना बोलते हैं कि आपके पास 1 रुपया था, उस 1 रुपये को कन्वर्ट करके आपने 1 लाख बना दिया, 1 लाख को कन्वर्ट करके 10 लाख बना दिया। अरे है ना सर, इधर मुझे बताना, अगर ये इंजन ट्रैक्टर में फिट नहीं होता तो इंजन का प्राइस तो 5 लाख होता, लेकिन चूंकि ये ट्रैक्टर में फिट हो गया तो अब वैल्यू हो गया। और किसी भी गाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट तो इंजन ही होता है, और इंजन अगर गाड़ी में से हटा दो उसके बाद कितना भी बड़का चक्का रख लो चाहे कुछ रख लो, क्या फर्क पड़ने है उससे। तो लॉजिक क्या है मुझे बताना, वैल्यू ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। इधर देखना जरा ध्यान से। अब ये जो पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये 16 लाख हो जाएगा। 1 लाख प्लस 5 लाख प्लस 10 लाख, कितना हुआ? 16 लाख। तो हमें इसमें सब में जाना ही नहीं, हमें आपको बस ये बताना है कि प्रभु हम यहाँ पे जो वैल्यू ऐड किए हैं वो कितने का किए हैं। तो 1 लाख, 4 लाख और 5 लाख, टोटल कितना हुआ? 10 लाख। यानी कि हमारा वैल्यूएशन कितने का ऐड हुआ है? 10 लाख का। अगर हम जीडीपी में निकालते फॉर्मूला से C प्लस I प्लस GX माइनस M, तब भी कितना आता? 10 लाख। तो जीबीए से निकालिए चाहे CIGX माइनस M से निकालिए, दोनों में जीडीपी का वैल्यू कितना आएगा? सेम आएगा। क्लियर है? तो सर आप ये जीबीए क्यों बता रहे हो? ये आउटडेटेड फॉर्मूला जरूर है, लेकिन फिर हिंदू ने इस हराम मतलब हरामखोर ने फिर लिख दिया बीच में, जीबीए न्यूज में फिर आ गया। तो सर न्यूज में आ गया तो बस आपको जान लेना चाहिए, बात खत्म, कोई कुछ है भी नहीं। तो जीबीए में क्या हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट से काउंट करते हैं कि कितना उत्पादन हुआ है, या फिर वैल्यूएशन के बेसिस पे? वैल्यूएशन के बेसिस पे कि 1 लाख का प्रोडक्ट कितना वैल्यू आपने उसमें बढ़ा दिया। क्लियर है? तो उसी का डायग्राम जो है उसी को टेबल के फॉर्म में डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। जीवन का आनंद लीजिए और देवानंद बन सकते हैं तो बन जाइए। तो पहला देखिए क्या था, सॉइल, कीमत 0, आपने क्या बना दिया? स्टील। स्टील से क्या बना दिया? इंजन। इंजन से क्या बनाया? ट्रैक्टर। अरे है ना, इसमें जितना वैल्यू ऐड हुआ यहाँ हो गया, बात खत्म। तो इसी को बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो आपका प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, जो भी। क्लियर है यहाँ तक? तो जो से बोलना अलर्ट रहने का एकदम। चलो अब इसके नीचे जो है ये आपको समझ में आएगा बाद में, ये थोड़ा सा बताऊंगा। तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले वैसे भी मैंने बताया था आपको, क्या सब्सिडी वगैरह काउंट होता है क्या जीडीपी में? नहीं होता है। स्कॉलरशिप नो, तो सर वो सब काउंट ऐसे नहीं होगा। अब ये भी डेटा है जीबीए का वेरियस सेक्टर में कि भैया कौन सा सेक्टर कितना ज्यादा वैल्यू ऐड है। जैसे मैंने बोला, मान लो किसान ने उत्पादन किया था 2 लाख का, और 2 लाख के बाद जो उसका आटा उगाया, आटा के बाद मान लो बन गया वो बिस्किट, और वो बिस्किट अब जो उसका कंपनी बेच रहा है वो 10 लाख में बेच रहा है। फिर वो बिस्किट 10 लाख में बेचा, फिर बिस्किट खाकर बीमारी हुआ, वो 20 लाख में हॉस्पिटल में जा रहे हैं लोग।
तो भैया ये वैल्यू ऐड हो रहा है या वैल्यू डिग्रेड हो रहा है, तो एक बार ध्यान से समझना। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि जब भी हम कैलकुलेट करें तो उस कैलकुलेशन को समझना क्या है। वैल्यू एडिशन मतलब हमेशा पॉजिटिव ही ऐड होगा भाई, नेगेटिव नहीं ऐड होगा। तो वैल्यू एडिशन क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं कि वैल्यू एडिशन अगर किए हैं तो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि और कौन सा सेक्टर कितना डिपार्टमेंट ने कितना वैल्यूएशन ऐड किया है। फॉर एग्जांपल कृषि डिपार्टमेंट ने अगर वैल्यू एडिशन किया 2 लाख से 4 लाख, और अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने, किसी कंपनी ने 2 लाख की जगह पे 6 लाख कर दिया, तो वैल्यू एडिशन किसका ज्यादा हुआ? सेकेंडरी वाला का। अरे जो पढ़े हो ना प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। और तीसरा में आपका कौन सा? सर्विस सेक्टर। अभी के समय में सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं ज्यादा, आईटी सेक्टर में, उसके बाद जोमेटो स्विगी वाला में, उसके बाद फिर वही कुरियर वाला सर्विस में। सर्विस सेक्टर में सिंपल है, जो ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा रिलेटेड, हालांकि उसमें बहुत बेस्ट चीज होता है बट फिर भी। तो लॉजिक मुझे बताना, ये जो ईयर वाइज डेटा दिया हुआ है मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इंटरव्यू में कभी कभी घुमा के पूछ लेता है। तो जरा ध्यान से देखो इधर, ये है प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी। ठेठ भाषा में से याद रखो, कृषि, मशीन, और ये तीसरा में है आईटी सेक्टर, एक कस्टमर केयर वाला सब। क्लियर है? जरा देखो तो 2021-22 में 21% वैल्यू ऐड किया प्राइमरी, सेकेंडरी वाला 26 और 52.5% तृतीय कैलकुलेट किया। तो यानी कि अभी कौन सा काम करने में ज्यादा फायदा है, सर्विस सेक्टर वाला या प्राइमरी सेक्टर वाला? सर्विस सेक्टर वाला। अरे है ना, क्योंकि बूम इधर ही है। और इसलिए बोले आईएएस की तैयारी करने में फायदा यही होता है कि आपको पता चल जाता है कि बिजनेस में करना है तो कैसे करना है। अगर तैयारी की रेलवे एसएससी का तो आपका जीवन तो ऐसे नर्क में जाएगा ही। उसके बाद फिर दूसरा हिंदी है, उसमें यूं पता चलेगा फाटक ऊपर नीचे उठाने की कैसे उठाना, आप समझ पा रहे? उसमें दिक्कत हो जाएगा, आप समझ पा रहे? वो भी नहीं जल्दी उठेगा, बीच में अपना बातें रह जाएगा। तो लॉजिक क्या है, अब वो आया है गर्दने को टकरा दिया, आप समझ रहे? तो इस तरह से दिक्कत हो जाता है। तो लॉजिक क्या है कि ध्यान से समझने का मामला ये है, देखो तीनों सेक्टर का कभी कभी बूम अप अपने हिसाब से चलता रहता है। अभी के समय में सर्विस सेक्टर ज्यादा बूम कर रहा है इस वजह से। लेकिन सर याद रखो, सर्विस सेक्टर वाला भी तभी जिंदा रहेगा जब खाना मिलेगा, आप समझ पा रहे हैं? तो बिना प्राइमरी का तो कोई चीज नहीं चलेगा, सारा कुछ उसी पे डिपेंडेंट है। अरे कितना पिज्जा ठूस लो, उसके बाद कितना भी आप खा लो, ये फलना नहीं है, लेकिन अगर दाल भात चावल नहीं मिला कमजोरी हो जाएगा। आप सब समझ पा रहे हैं? आपको अगर दाल भात सब्जी का नहीं मिला 3-4 दिन का, बिना दाल भात सब्जी का तो 3-4 दिन रह के दिखा दो, तुमको सारा कुछ हम रह के दिखा दो, तुमको कमजोरी हो जाएगा। आप समझ पा रहे? वो स्टेपल फूड है और वो चाहिए ही चाहिए, चाहे जो हो जाए। समझ में आ रहा है? तो दाल भात भूजा, तो क्या बोलते हैं इसीलिए दाल भात पावर 24 आवर। आप समझ पा रहे? ये चाहिए, वो नहीं मिला तो फिर उसके बाद सारा पिज्जा उजा दिखा रहे हैं। इसलिए प्रभु याद रखेगा, प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट। बस यस, ट्रूथ इज कि टर्शियरी सेक्टर ज्यादा बूम कर रहा है कि प्राइमरी? टर्शियरी सेक्टर। इसलिए सर्विस सेक्टर में आजकल ज्यादा रोजगार पैदा कर रहे हैं। तो मुझे बताना जीबीए किसका ज्यादा है, प्राइमरी का कि टर्शियरी का? टर्शियरी का, क्योंकि वो वैल्यू ज्यादा एडिशन कर रहा है, लोगों को नौकरी भी ज्यादा दे रहा है और इस तरीके का। तो सर यहाँ ध्यान से देख लो, फ्रॉम जीबीए टू जीडीपी। 2022 का एक क्वेश्चन था, मैं चाहूंगा आप जरूर देखें आराम से। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया फिराया था, ये शायद आपको मे भी कहीं समझ में ना आए, आगे पढ़ाऊंगा तब समझ में, क्योंकि इसमें एक वर्ड जोड़ दिया है रियल सेक्टर। फिर भी ट्राई करो, देखते हैं। चलो ठीक है, मैं एक चाहता हूं इसको थोड़ा सा रुक जाओ, एक और चीज बता दूंगा, उसके बाद आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, अभी तक जितना पढ़ाया हूं उतना तक पहले क्लियर है? तो मैं अगर दिमाग में अगर छपवाऊं तो जीडीपी आपको क्लियर है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर मैंने बोला कि क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या एक्सक्लूडेड है। सेकंड हैंड माल क्या उसमें इंक्लूडेड होगा? नहीं। उसी तरह से आपका शेयर बॉन्ड, इन सब पे इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं है। दूसरा कंस्ट्रक्शन में कोई फायदा नहीं है। तो जीडीपी सिर्फ उत्पादन और फाइनल सर्विसेज पे करता है। हमने पढ़ा जीडीपी का एक्सपेंडिचर मेथड से फॉर्मूला C+I GX-M, क्लियर है वहां तक? दूसरा हमने पढ़ा जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, और ये आपको पता है उसमें वैल्यू कितना एडिशन हुआ, यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और उसका जीवन का आनंद लेंगे। उसके बाद फिर तब हम वापस एक बार और जरूर आएंगे पीछे और तब देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। तो अभी तक इतना सारा कुछ ठीक है। एक 2020 में कभी कभी ये पूछता है, 2020 में अगर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं करते तो लोग मर जाते। अरे कोरोना के समय सब बंद हो गया, ध्यान से समझो, जो बाहर कमा रहे थे दिल्ली पंजाब सब बंद हो गया था।
और उसके बाद वापस वो लोग भाग के कहा आया, गांव में। और गांव में आया तो किया क्या, कृषि में काम किया, खेत में कुछ उपजाया, चाहे जो भी है जैसे उपजाया तभी तो खाया, तो जिंदा रह पाएगा। तो लॉजिक क्या है कि सर कितना भी चिल्ला लो, लेकिन 2012 में सेवियर तो एक ही चीज था, और वो था एग्रीकल्चर सेक्टर। तो भले टर्शियरी सेक्टर को आप बोल लो कि सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन किया हो, लेकिन जीवन का जान बचाया कौन सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। तो सर अरे कोरोना के समय कहां घुसा भाई, उस समय तो डोमिनोज वाला भी बंद करके बाहर भागा हुआ था कि पता नहीं डोमिनोज देने जाएंगे कोरोना लेके आ जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं तो लॉजिक क्या है, उस समय तो कोई नहीं था। और उस समय गांव के लोग मस्त, मैंने बोला सर कोरोना के समय में सबसे बेस्ट किसी के लिए हॉलीडे था तो गांव के लिए था, टूर्नामेंट चल रहा है गांव में, समझ बोले आराम से टूर्नामेंट, बसवाड़ी में ताश चल रहा है, उसके बाद फिर उन लोगों को कोरोना का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, और शहर के लोग इधर परेशान है कि भैया कब खुलेगा ऑफिस। तो लॉजिक क्या है कि जब हम बात बोले इधर, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, कोरोना में वैसे तो जीडीपी वृद्धि दर गिर गया, लेकिन कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि सब लोग अगर क्या खेती बाड़ी करने लगे, और इस वजह से अगर कृषि क्षेत्र नहीं होता तो हमारा जीडीपी का आंकड़ा इससे भी ज्यादा गिर जाता। ऐसे टाइम पास डिबेट कुछ न्यूज़पेपर कॉलम में काफी समय से चलता रहता है, बट पॉइंट ये है कि आपको दिमाग में रख लेना है कि जो डेटा फाइनली आता है उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन कौन किया, सर्विस सेक्टर के, यानी कि टर्शियरी सेक्टर किया। कुछ क्लियर है यहां तक। सर अब इसके नीचे जो आएंगे इसमें और बहुत सारा डेटा है, अगर इस डेटा को ध्यान से देने बैठेंगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। सिंपल आपको दिमाग में रख लेना है कि भैया अभी के समय में सबसे ज्यादा बेस ईयर में सर्विस सेक्टर ज्यादा वैल्यूएशन ऐड करता है, बस बात खत्म। अब एक स्टेप नीचे आते हैं। अब यहाँ पे कृषि वृद्धि दर क्यों नहीं गिरा कोरोना में, तो भैया अब मैं चाहता हूं 30 सेकेंड अब से जिसको देखें सांस लेके जल्दी से, 30 सेकेंड। आसान टॉपिक है, समझ में आ जाएगा आराम से। कोरोना का समय शायद ठीक ठाक बारिश भी हो गया, ठीक ठाक फसल उत्पादन भी हो गया, तो भैया कृषि काय के लिए गिरेगा, और उसमें और ज्यादा फायदा दूसरा ये भी हो गया कि गुड मानसून गुड हार्वेस्ट। कुछ लोग जो वहां से आए वो लोग, और एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत ज्यादा कुछ बाहर से मंगाते नहीं। अरे यूरिया वगैरह जो नॉर्मल अगर चाहिए भी तो यहाँ पे मिल जाता है हमको, ऐसा भी नहीं कि हम उसके लिए डिपेंडेंट है कि रसिया और जब तक यूएसए नहीं भेजेगा तब तक नहीं काम चलेगा। वो तो हालत खराब हुआ था यूरोप वाले का, क्योंकि यहाँ सब लोग चावल वाले एक्सपोर्ट करते हैं भाई, वहां तो उतना जल्दी होता नहीं उस लेवल पे, और उसके बाद एक्सपोर्ट, और एक बार बस सीप खाली रुक गया 2-3 दिन के लिए तो पूरा यूरोप भूखे, मतलब लगा मर जाएगा, भूखमरी की हालत हो जाएगा। तो लॉजिक क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बूम करने के लिए, देखो जो लैपटॉप बनाने वाले थे या जो मोबाइल आईफोन बनाने वाले थे तो उनके लिए चिप की जरूरत पड़ेगी, मदरबोर्ड, फिर फलरा देंगे ना, और हम कभी चाइना से मंगाते हैं, ताइवान से मंगाते हैं, तो सब बीच में देखिएगा सारा कुछ इंपोर्ट रुक गया था, आता ही नहीं था। लेकिन कृषि में क्या है कि आराम से नहीं कुछ हुआ, यूरिया नहीं मिला तो कौन लगाते हैं, गोबर से काम चला लिए, वो नहीं मिला कुछ और से खाद से काम चला लिए। तो लॉजिक क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर बूम इसीलिए कर गया क्योंकि हमको ज्यादा उसका असर पड़ा नहीं कि बाहर की चीज जब तक नहीं आएगा तब तक हम नहीं करेंगे। समझ में आया, तो इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर बूम कर गया। तो थोड़ा दिमाग में रख लेना है। अब अगर ये डायग्राम मैं आपको बोलूं तो डायग्राम आपको पता है कि कैसे कैसे वैल्यू एडिशन हुआ है, कैसे कैसे नहीं हुआ है। क्लियर है यहां तक? अरे दिख के समझ में नहीं आ जाएगा तो बस याद रखिएगा। और उसके बाद अब हम आते हैं, जैसे ये मैंने बोला था कि कैसे वैल्यू एडिशन में दिक्कत होता है, तो उसमें बोला जीवीए मेथड से 145 लाख करोड़ दिखा रहा था और किसी और मेथड से 144 लाख करोड़ दिखाया जा रहा था। तो पॉइंट ये है कि इन सब के चक्कर में पड़िएगा मत। जब भी दिमाग में रखना है तो याद में ये रखना है कि ये जो हमने निकाला है ये सही निकाला है। अगर कभी कभी कैलकुलेशंस हो जाता है, ध्यान से समझो कि वैल्यू एडिशन में गलती, जैसे यहाँ पे आया कि 145 लाख करोड़ और इस फॉर्मूला से है 144 लाख करोड़, ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क आ रहा है कि एक इस पे ये और ये। तो सर उस केस में हम क्या करते हैं, इस वाले में 1 लाख करोड़ जोड़ के और हम इसको 145 बराबर कर देते हैं, क्योंकि जो देखो वैल्यूएशंस कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे हमने बोला कि 1 लाख का इंजन 5 लाख, सॉरी 1 लाख का जो आपका स्टील था वो 5 लाख के इंजन में कन्वर्ट हो गया, तो भाई 1 लाख से 4 लाख जो हुआ हमने सही जोड़ा, और 5 लाख को फिर ट्रैक्टर में कितना जोड़ दिया, 10 लाख। तो आप बिल्कुल ही लोड मत लेना, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सर ये नहीं पूछा जाएगा कि ये सही है कि ये सही है। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत बार नहीं हुआ है, एक बार ऐसा 2 बार हुआ है, उस केस में CIGX - M में हम उतना वैल्यू ऐड कर देते हैं जितना आपको GVA में मिला हुआ है। समझ में आया, ताकि बस संतुलन बन जाए। बाकी
ये कभी भी आपसे यूपीएससी से पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो टेक्निकल मिस्टेक्स होता है और उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। नेक्स्ट चीज है वो आपको समझना है, जीडीपी कैलकुलेशन मेथड। तो अभी तक जो हम जीडीपी कैलकुलेशन मेथड समझे थे, एक्सपेंडिचर था कि इनकम था? एक्सपेंडिचर था। और अब जो हम समझ रहे हैं कौन सा मेथड है? अरे कौन सा? देह में जान बचा है ना कि 11:30 हो गया? समझ में आ रहा है? क्योंकि 11:30 के बाद एक मनहूसियत सब फैलता है, उसके बाद समझ में आ रहा है कि आप हो गया, आप कितना पढ़े हो, आप समझ पा रहे? तो सर फिर से बोल दे रहा हूं, आज खत्म करना है तो जितना देर है उतना देर आराम से पढ़ लो। क्या इलाक हो ना? नहीं लिखो तो हाँ बोलना है, क्या समझना है, ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो इसलिए इसको पढ़ के चलेंगे। देखो ये थोड़ा मेन टॉपिक है, अगर मैंने इसको आज छोड़ा ना तो फिर मजा नहीं आएगा कल पढ़ने में। तो उसका रस आज ही लेंगे। हर सब्जेक्ट का रस होता है और तभी मजा आता है जब टाइम से और सही टाइम से हो जाए। अब जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आके पढ़ाया कम, उसके बाद भाषण दे दिया ज्यादा, सारा रस खत्म कर दिया हिस्ट्री का। आप समझ पा रहे? तो इसलिए हिस्ट्री में क्या है, टिकते टिकते जाना चाहिए। मैथ में हम बताइए, मैथ में अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आज बताए और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी का कल बताए तो हो गया काम, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा 15 मिनट रुक जाइए, बिना काम के करते हैं। सर नेक्स्ट मेथड लिखिएगा, जीडीपी कैलकुलेशन वाया इनकम। हाथ चलाओ जल्दी से, जीडीपी कैलकुलेशन वाया इनकम। तो बताओ, जब हम इनकम एक्सपेंडिचर पे मंगा सकते हैं जीडीपी को, तो इनकम पे भी तो मंगा सकते हैं। बिकॉज अगर आप टेक्निकली सोचोगे तो जो आपका जीडीपी है, अगर उस जीडीपी के अंदर एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला बहुत इजीली आ जा रहा है, ध्यान से समझो। तो एक्सपेंडिचर के बेसिस मतलब हमने कितना खर्चा किया, फॉर एग्जाम्पल, तो खर्चा किया तो उत्पादन ही तो आ गया। आपने बोला हमने टी शर्ट खरीदा, तो हमें ये तो आइडिया लग गया ना प्रभु कि भैया हमने अगर टी शर्ट खरीदा तो टी शर्ट का उत्पादन हुआ है। ये सुनो, सिमिलरली अगर हमारा इनकम है, ध्यान से समझना, उस इनकम के बेसिस पे भी जीडीपी हम निकाल सकते हैं। हालांकि एक्यूरेट मेथड एक्सपेंडिचर पे होता है। सोच के बताओ कैसे? क्योंकि खर्चा आपने कर दिया हुआ है, दैट इज फुल एंड फाइनल। इनकम में क्या इस बात का गारंटी है कि अगर आपका सैलरी 1 लाख है तो आप ज्यादा ही खर्चा करते हो? अरे बहुत कंजर लोग भी तो होता है जो पैसा रखा हुआ है खर्च नहीं करेगा। अरे नहीं होता है। तो इनकम कभी भी आपको ये बताएगा नहीं कि आप कितना खर्चा करेंगे। कोई आदमी का 10,000 इनकम है लेकिन 20,000 उड़ा के कर रहा है। किसी किसी का 1 लाख है लेकिन तब वो साइकिल क्या है, टांगा हुआ है ऊपर छज्जे पर, हर दिन पूछ रहा है, चला भी नहीं रहा है। आप समझ पा रहे? तो प्रॉब्लम क्या है, इनकम में एक्यूरेट मिलने का चांस कम इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके पास, अरे भैया आपको मैंने पैसा दिया, आपके गार्जियन ने आपको पैसा दे के ले जा सर जी के दे दिया, इस बात का क्या गारंटी है कि सर जी को दिए? बीच में कोई सेकंड हैंड मोटरसाइकिल के लिए आप समझ पा रहे? कुछ भी तो कर सकते हैं आप, कौन जानता है। तो पॉइंट क्या है, इनकम डज नॉट इक्वल कि भैया वो जीडीपी को एक्यूरेट देगा। जीडीपी एक्यूरेट क्या देगा आप मुझे बताओ? एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सपेंडिचर में तो पैसा ऑलरेडी खर्चा हो चुका है ना, और अब तो रिटर्न होने वाला नहीं है, तो दैट इज फुल एंड फाइनल। तो हमें ज्यादा एक्यूरेट कहां मिलेगा? एक्सपेंडिचर में। और इनकम में कोई आदमी उल्टा मतलब उल्टा पुल्टा तो काम करता ही है। जैसे बाबूजी पूछे कि कहां दिए, कहां रख बउआ 100 रुपए बचा लगा, क्या कर लो? दे दिया राम कलाम यादव के, और फिर ये खाना निकाला। तो आप उल्टा घुमा फिर के कैसे कर देते हो? 10 रुपए का प्रोडक्ट बोलते 15 रुपए, फिर उसके बाद बाबूजी भी समझ जाते हैं, अच्छा हो गया, ठीक बात। तो लॉजिक क्या है, इनकम इज मोर एक्यूरेट या एक्सपेंडिचर इज मोर एक्यूरेट? एक्सपेंडिचर इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि उसमें आपके बस में कुछ है नहीं, ऑलरेडी खर्चा हो चुका है, और जो हो गया सो हो गया। तो मैं चाहता हूं ये 30 सेकंड जो देख रहे हो ये एक बार देख लो, क्योंकि उसके बाद मैं फॉर्मूला एक बताने वाला हूं और वो भी फॉर्मूला आपके काम का होगा। तो पहला क्या है देख लो, सबसे पहला सिंपल आइडिया दैट व्हाटएवर इज मेड इन इंडिया वही हमारे जीडीपी में काउंट होगा। तो भैया इट्स रेवेन्यू मस्ट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें शब्द है, उस पर ध्यान देना, तोड़ तोड़ के पड़ेंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 2-3 चीज करता है काम, और इसलिए एक कंपनी का नाम होता है जो आप पढ़े होंगे, विप्रो, जानते हैं ना? तो ओ को काट दो, WIPR बच गया, वाइपर। अब वाइपर बच गया तो W फॉर वेजेस टू लेबरर। आप मुझे बताइए, अगर मुकेश अंबानी ने प्रोडक्शन किया होगा तो अपने मजदूर को पैसा देगा कि नहीं देगा? देगा। तो प्रोडक्शन हुआ है तभी तो उसका इनकम हुआ है। अरे हाँ है ना? दूसरा, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू लेंडर, जिसको पैसा लिया होगा उसको इंटरेस्ट भी चुकाएगा मुकेश अंबानी अपने फैक्ट्री चलाने के लिए। अरे हाँ है ना? तीसरा, P प्रॉफिट टू एंटरप्रेन्योर, उनको प्रॉफिट जो हुआ होगा मालिक को, उस प्रॉफिट के बेसिस पे रेंट देगा जो उसने अपने जमीन पे, जिसके जमीन पे वो अपना कंपनी चला रहा है, चाहे उसका फैक्ट्री चला रहा है। हाँ या ना? तो सर
ये सारा कुछ डिपेंड किस चीज पे कर रहा है, उसके इनकम पे, कि कितना पैसा आ रहा है। आप मुझे बताइए, मजदूर को आदमी पैसा कब देता है? जब उसके पास पैसा आए। अगर मान लीजिए मुकेश अंबानी ने जियो का फैक्ट्री लगा दिया और वहां से कुछ पैसा ही नहीं आ रहा है, तो मजदूर को पैसा दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। तो सिंपल सा बात है, ये एक अलग थ्योरी है जिस थ्योरी में कहा गया कि एक्सपेंडिचर पे क्यों निकालना है, इनकम पे निकालते हैं, क्योंकि एक बार अगर इनकम पे निकाल लिए तो जिस कंपनी को प्रॉफिट होगा वो उसी हिसाब से पैसा सबको देगा। अब आप मुझे बताओ, ध्यान से समझना, एक लेबर को मान लो पैसा मिला 100 रुपया, 200, महीने का सैलरी 10,000 जो भी मिली है ना, तो ये हो सकता है ये लेबर अपने बच्चों के लिए खिलौना लेके जा रहा हो, खिलौना खरीद के ले गया, चाहे और भी, तो खिलौना खरीद के ले गया, तो खिलौना वाला जो है वो भी तो कहीं ना कहीं जीडीपी प्रोड्यूस हुआ है, अरे है ना। और अगर सर मान लीजिए बिमल गुटखा खा गया अगर, तो भाई बिमल गुटखा अगर लेबर खा गया, आप समझ पा रहे हैं, तो अगर बिमल गुटखा भी खा गया तब भी तो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं उसका हुआ। तो लॉजिक क्या है, जब इनकम आएगा तो इनकम डिपेंड करता है फिर से कि वो कहां कहां खर्चा कर रहा है, और तब उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस याद रखिएगा, जीडीपी इनकम मेथड से कैलकुलेट करने के लिए 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। विप्रो, वो हटा दो, डब्ल्यू पे आओ। डब्ल्यू पे वेजेज ऑफ लेबर कितना मिलेगा? आई फॉर क्या है, जल्दी बताओ। तो शायद आई वो है कि इंटरेस्ट को जो चुकाएगा कंपनी, जो लिया हुआ है कर्जा बैंक से या कहीं से भी। उसके बाद पी फॉर क्या है, प्रॉफिट जो उसको हुआ। और फिर उसके बाद आर फॉर क्या है कि भैया रेंट, जितना पैसा आया, मान लो मैं सीधे सोचो ना, मैं ही पढ़ा रहा हूं आपको, तो इसका रेंट होगा और इसका रेंट मुझे चुकाना है। अब मुझे प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं रेंट नहीं चुका पाऊंगा, तो बंद हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है कि जब आप किसी कंपनी को चला रहे हैं तो उस हिसाब से मैं उनको पैसा भी दूंगा, मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा जहां से मैंने कर्जा लिया है, फिर मुझे पी प्रॉफिट होगा तब मैं उस पर रेंट चुकाऊंगा। क्लियर है यहां तक? अब इसको समझने के लिए एक फॉर्मूला है जो बड़ा बेसिक सा है, अगर याद रहे तो ठीक है, ना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इससे ज्यादा जरूरी कौन सा है, CIG x माइनस एम। क्लियर यहां तक? दम है थोड़ा सा और? मैं सच बता रहा हूं ईमानदारी से, गीता पे हाथ रख के कसम, समझ में आ रही? 15 मिनट और एनर्जी लगाओ, मनहूसियत नहीं फैलाना। अगर मनहूसियत फैलाओगे तब भी आज हमको जितना पढ़ाना पढ़ा देंगे, फिर बोल देंगे लास्ट में सी इन द वीडियो। समझ में आ रही? और मन मर्जी जितना मन चाहे उतना बार देख लेना। तो थोड़ा देख लो यहाँ पे, देखो ये देखोगे तो 2-3 बात लिखा गया है। मैं चाहता हूं फिर से 20 सेकेंड आप सिर्फ इसको देखो, कुछ समझ आता है कि नहीं देखते हैं, उसके बाद फिर हम हैं जिंदा। तो जरा देखो एक बार, वाचो थोड़ा ही। आप ध्यान से अगर देखिएगा ना तो बहुत इजी समझ में आएगा आपको, बहुत ज्यादा इसमें टफ नहीं है, आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो ये रियल लाइफ में भी कुछ वैसा कैलकुलेशंस करने के लिए इसमें 3 देखना ध्यान से। कैसे देखना है? अगर जीडीपी कैलकुलेशंस की बात कर रहे हो तो पहला बेसिस एक दिख रहा होगा, फैक्टर दिख रहा है क्या? अरे है ना। दूसरा इसके अंदर दिख रहा होगा इनकम, और तीसरा ये इनकम जो दिख रहा है ये टेक्स्ट बुक मेथड है, मतलब किताबी भाषा, और एक इनकम है रियल लाइफ में जो होता है, उस बेसिस पे काम किया गया। समझ में आ रहा है? और ये बोला हूं थोड़ा देर पहले गीता का कसम, तो 15 मिनट थोड़ा सा वैसे ही चेहरा रखना, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? वैसे ही रखना। तो भैया अभी भगवत गीता की कसम, किस गीता की कसम है वो मैं डिसाइड करूंगा, लेकिन आप भैया सीरियस थोड़ा रहना, ठीक है? अब ध्यान रखना, जैसे फैक्टर है तो फैक्टर के अंदर पहला है कौन सा, लेबर। लेबर इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा कैपिटल, कितना पैसा पूंजी आया है, कहां से लिया है आपने, वो। तीसरा क्या है, एंटरप्रेन्योर। और चौथा क्या है आपका, लैंड और बिल्डिंग। जो WIPR पढ़ाया था सेम वही चीज है, तो WIPR, अरे है ना। और उसी को थोड़ा सा इधर भी लेकर आओगे तो रियल लाइफ में क्या काम करेगा, कॉम्पेंसेशन, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, कंजप्शन, फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अब फिक्स्ड एसेट क्या होता है, बहुत सारा चीज होता है, और फिक्स्ड रेंट भी, जैसा रेंट क्या है वो फिक्स्ड है, आप कमाओ चाहे मत कमाओ, आप कंपनी चलाओ चाहे नहीं चलाओ, आप खाओ चाहे मत खाओ, मर जाओ लेकिन आपको देना पड़ेगा नहीं, सीधा सा बात है, हाँ या ना। तो लॉजिक क्या है, वो सब कुछ क्या है, फिक्स्ड जो है जनरली काउंट होता है। तो कुछ वैसा चीज जो ये पूरा का पूरा आप जब देखते हैं तो उसमें फिर एक चीज और दिखाना है आपको रियल लाइफ में, और वो सिर्फ ये दिखाना है। इतना अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये थोड़ा टेबल देखो एक बार जल्दी से।
कितना अच्छा होता, आधा घंटा में क्लास पढ़ा के हम भी फ्री हो गए रहते। तो रेलवे का तैयारी कर रहे होते तो हो जाता। आप समझ पा रहे हैं, आराम से आधा घंटा में 3-3 को बैच, जितना में एक बैच 4 को बैच पढ़ा के भी हम भिरा दिए होते। आप समझ पा रहे हैं, एनर्जी 40-40 मिनट में। अब बच्चे भी खुश रहते यार, मुझे समझ नहीं आता 40 मिनट में से क्या पढ़ लेते हैं भाई। 30 मिनट तो खाली ऐसे ही फालतू फालतू गिरी का बात होता है, इधर का उधर, उधर का इधर, इस लड़की का बात उस लड़के का बात, इधर उधर ऐसे ही बात होगा, खत्म। फिर ऊपर से थोड़ा देर मोटिवेशन हो जाएगा, उसके बाद अंतिम में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग ध्यान लगाइए हो जाएगा। हाँ भाई कैसे हो जाएगा यार, ये फालतू का नोटंकी कहाँ चल रहा है। मोटिवेशन कुछ नहीं होता। इसलिए एलॉन मस्क का डायलॉग हमेशा याद रखना है। नहीं आपको बताया था, एलॉन मस्क से पूछा कि भाई आप कैसे कर लेते हो, आपने जो टारगेट दिखाया वो कैसे कर लिया, कहां से आता है मोटिवेशन आपको। तो नहीं आपका क्वेश्चन मैं समझा नहीं, लेकिन नहीं सर आपको मोटिवेशन कहां से आता है। तो वही बोला कि भाई इसमें मोटिवेशन का क्या बात, और मोटिवेशन चाहिए क्यों, करना है तो करना है, इसमें मोटिवेशन का क्या जरूरत है भाई। सीधा सा बात है कि हमने सोचा आईएएस बनना है तो बनना, अब इसमें मोटिवेशन आग लगा देंगे, आग लगे। हर दिन देखेगा कुछ कुछ ग्रुप में हमेशा आग भेजते रहेगा, सब फायर आग आग आग, आप समझ पा रहे, आग ही चल रहा है पूरा ग्रुप में, एकदम आग लगा के बर्बाद किए हुए, आग लगा देंगे इस बार ये बना। भाई आग जीवन में लगाओ। आप समझ पा रहे, मोटिवेशन की जरूरत उनको पड़ती है जो आदमी किसी लायक है ही नहीं और करने लायक नहीं, जिसको करना ही नहीं, उसको भी तुम कितना मतलब कर लोगे मोटिवेशन। हनुमान जी को मोटिवेट किया गया था क्योंकि हनुमान जी अपना पावर भूल गए थे, उनको याद ही नहीं था कि हम वो है, तुमको याद कर सूर्य पुत्र है, तू है, तू उसको निकल गया था, कर, तब उनको याद है, वो रिकॉल किया जाता है। जो मन बैठा है तो पूछो कलाम पढ़ देना कर आप, तो भाई उसको क्या मोटिवेशन दोगे, उसको तो शरीर लेकर दो, बांटा दो, आप समझ पा रहे, उसको तो वो चाहिए। तो लॉजिक क्या है, ये बात बहुत अच्छा बोला उसने कि क्यों मोटिवेशन की जरूरत है, जब हमें करना है तो करना है। अरे हाँ है ना, और इस बार सर सुनहरा मौका है, 2 महीना बचा, गर्दा उड़ा दो एकदम, जो भी हो जैसे हो गर्दा उड़ा दो। 2 महीने एग्जाम में बहुत होता है, 2 महीना अगर आप इधर उधर कर दिए तो ऐसी की तैसी कर ही दोगे। तो हम जो इसमें का 1-2% है वो बता देते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट एक लिखिएगा, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर ये जो है इसमें बताना है, देखो क्या है इसमें, सिंपल ये बताना था मेरे को कि फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे भी अगर हम निकालें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस दिमाग में रखिएगा कि इनकम पे जब निकालते हैं तो WIPR आपको याद रखना है, जब आप एक्सपेंडिचर पे निकालते हैं तो क्या रखना है, CIG(x-n). हर तरीके से जीडीपी सेम ही आएगा, डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन एक्यूरेट क्या होगा, एक्सपेंडिचर की इनकम, एक्सपेंडिचर, क्योंकि ऑलरेडी वो एक्सपेंडिचर आप सॉरी ऑलरेडी आपने खर्चा किया जा चुका है, तो बस भैया वो वहां से कैलकुलेट करना ज्यादा इजी है। अब देखो ना इनकम पे हम बोले कि जैसे बोला कि आदमी ने कहा हमारे जब सैलरी है ना तुमको चंदा दे देंगे। अब जैसी सैलरी है आप घर पहुंचे तो कह रहे देखा ना मम्मी को बड़ी तबीयत खराब हो गई, आप समझ पा रहे हैं। ये कुछ वैसा ही जैसे पीयू पे नहीं होता था, सब बहुत बीमार बनी, घर में बहुत हालत खराब है, मतलब एकदम ऑपरेशन हो जाएगा सबका, आप समझ पा रहे, ऐसा हालत खराब है, तो पैसा कुछ मतलब जो है खत्म कर दीजिए। आज आगे देखिए मॉल में 25,000 का शॉपिंग कर रहा है, वहां तो ऑपरेशन दूसरे का कर रहा है, आप समझ पा रहे। तो लॉजिक क्या है, इस तरीके का मानसिकता अभी भी समाज में चलता है, बहुत चलता है। अरे कितने आम आदमी जो है सच बोलते हैं, आप देखोगे कितना आम आदमी सच बोलता है जी, तो सच नहीं बोलता इसीलिए तो क्या है आम आदमी, समझ में, इसीलिए सर जी जैसे ही फोन करिएगा आप तो वो कॉलेज में बिहान हो जाए परसों पक्का, इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग बोलते हैं कि लगता है कि हो ही जाएगा, आप समझ पा रहे हो। फिर जैसी कल करिएगा जा भुला के नहीं, पक्का बिहान सेकंड हाफ में हो जाएगी, सेकंड हाफ में, समझ में आ रहा है, 12 बजे के बाद कि बैंक, उसके बाद जैसे कहेगा बैंक का लिंक फेल हो गया इसलिए नहीं भेज पाए, कोई दूसरा फोन पे नंबर दीजिए। इस तरीके आप लोग देखें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं। उसके बाद फिर फोन पे नंबर दे दीजिए उनको, गूगल पे दे दीजिए, पेटीएम भी दे दीजिए, आप समझ पा सब ले लेगा। फिर फोन करिएगा तो फिर कहेगा जा हमारे मोबाइल में जानते नहीं खराब हो रहा, 3 दिन से फोन ना होता है, वो फ्लाइट मोड में डाला हुआ था, तो शरीर में क्या अबू को ऐसा भाई होते हैं, मतलब मैंने तो देखा है यार, मैंने तो मतलब खुली आंखों से देखा है। और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, भगवान कर इतना कॉन्फिडेंस उनको आईएएस बनने में भी आ जाता तो आईएएस बन गए रहते, गजब का कॉन्फिडेंस, आंख में आंख मिला के झूठ बोल देते हैं, आप समझ पा रहे, मतलब इतना कॉन्फिडेंस भगवान लाइफ में दे तो बेहतर ही है यार, मतलब क्या है। चलिए तो सर इस तरह का जो है दिमाग में बहुत बहुत झूठ बोलता है, सब बहुत झूठ बोलता है, इतना सारा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है। खैर चलिए कोई बात नहीं, झूठ कुछ लेवल तक हो तो ठीक है, हद से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, बस आज का अंतिम टॉपिक है, मैंने बोला क्योंकि यहां से इसके बाद आसान टॉपिक, इसके बाद मेरी जरूरत आपको मैं नहीं भी पढ़ाऊं तो आपका काम हो जाएगा। तो एक चीज लिखेगा ग्रोथ रेट एंड डिफ्लेटर, जिसमें आपको शब्द मैंने डिफ्लेटर आपको पहले लिखवा दिया है, समझ में आ रहा है। डिफ्लेटर
अच्छा, इंडिकेटर जानते हैं ना, गाड़ी का इंडिकेटर जानते हैं ना? कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता इंडिकेटर का काम, पता है ना? कुछ लोगों को ये नहीं पता चलता है कि बाएं जाना है तो दाएं का इंडिकेटर जलाए, कि दाएं जाना है तो बाएं का। कुछ लोगों को ये नहीं पता चलता। आप समझ पा रहे, जाना है उसको बाएं, दाएं का इंडिकेटर जलाए, वहां का ठोक दिया। आप समझ पा रहे? बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है इंडिकेटर का कैसे काम किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो उसमें थोड़ा होता है, दिमाग का दोष हो जाता है। बट पॉइंट ये है कि डिफ्लेटर क्या होता है, जब आप देखो वो सुई जो बताता है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी में होता है, उसने बता दिया कि हाँ इतना एम्पियर का है। अरे नहीं जानते हैं, गाड़ी का हवा भरा रहता है तो देखते हैं उसमें एक मशीन लगाता है, दिखा देता है 35 है कि 40 है। जानते नहीं जानते हैं? तो सर वही सेम चीज है डिफ्लेटर। तो डिफ्लेटर का काम यही है कि वो एग्जैक्टली चीजों को बता देता है कि किस लेवल पे कितना जीडीपी किस तरीके से काम कर रहा है, और एग्जैक्ट अगर हम इतना करेंगे तो यहां से कितने लेवल पे जाएंगे। वो ये डिफ्लेटर का काम। इसके अंदर और भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, मैं चाहूंगा अब आप पढ़ चुके हैं ना, तो 30 सेकेंड्स के लिए सिर्फ ये डायग्राम देखिएगा। अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम है जिंदा। ये देखिएगा जरा, बस आज के लिए यही टॉपिक है, ठीक है? स्कूल में आपको याद है जब कोई भाषण देता था असेंबली में, और बच्चा सब जब बोल रहा हो रहा होता तो सब पहले ताली बजा देता है उसको। आप समझ पाए? वो सब ताली बजा देते तो पहले कि समझ जा भाई, अब हमारा काम जो है हो गया। समझ पा रहे? तो उस तरीके का जो है पहले बजा देता था सब। वो तो अलग लेवल का काम हो जाता था बेचारे का। अब उधर से आए, रुकिए रुकिए, अब टीचर भी तो पीटीआई टीचर उसमें ज्यादा चिल्ला रहा होता था, रुक बोलो उनके खड़े खड़े। पीटीआई टीचर का भौकाल अलग होता है इसमें, आप समझ में? वो अलग लेवल मारता नहीं होता समेट के, वो मतलब वो ऐसा नहीं मारता है, वो बाल नोच लेगा पूरा, और बाल नोच के कस के दो लगा देगा। पीटीआई का भौकाल होता है। तो उस टाइप का जो है, जब बच्चों लोग को पढ़ने का मन नहीं होता तो यहाँ क्या है, कभी कुर्सी हिला डोला करेगा, तो वैसा मुंह बना लेके सर छोड़ना नहीं है बाबा तरीके का। तो भैया देखो, पढ़ लो, काम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी? चलो नेक्स्ट। तो जीडीपी ग्रोथ रेट में यहाँ दो शब्द में आपको ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, ठीक है? एकदम शुद्ध हिंदी। पहला है रियल जीडीपी, दिख रहा है क्या? जोर से बोलो ना। और एक जीडीपी आपको कहीं पे नॉमिनल जीडीपी दिख रहा है? नॉमिनल कहां दिख रहा है इसमें? तो सर ध्यान से समझोगे तो ये जो आपको दिख रहा है, इसमें आपको रेड कलर और इसमें ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है। दिख रहा है? अरे है ना? सो ये जो वर्ड है ये नॉमिनल है और ये है रियल। ये रियल और नॉमिनल में कैसे डिफरेंस हो जाता है यही समझना है, क्योंकि फॉर्मूला डिफ्लेटर का मैं चाहता तो डायरेक्ट ऐसे बोल देता था, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, बात खत्म। लेकिन जरा देखो इस फॉर्मूला में क्या क्या वर्ड जुड़ा हुआ है। पहला, नॉमिनल जीडीपी एट करंट प्राइस, यानी कि उस साल का, एंड रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। बेस ईयर कौन सा माने थे? 2011। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप मुझे बताओ, अगर मैं डायरेक्ट डिफ्लेटर बता देता, आप फॉर्मूला रट भी लेते, लेकिन आपको समझ ही नहीं आता कि करंट प्राइस क्या है, कांस्टेंट प्राइस क्या है, क्योंकि पहले समझा ही नहीं रहता मैं। इसीलिए मैंने बार बार बोला, मेरे जैसा मैं बार बार ये बात बोलता हूं, भले जो भी है यार जैसा है, पता नहीं क्या है नहीं है कैसे होगा, लेकिन जिस तरीके से जिस मेथड से बता रहा हूं उस मेथड को फॉलो अप करोगे, रिजल्ट आ जाएगा। नहीं का सवाल ही नहीं, नहीं मानोगे कुछ नहीं होगा। यहाँ क्या, कहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितना मेहनत आदमी किया है, जितना आसान तरीके से आपको समझा देता है। इकोनॉमिक्स उतना आसान, और इकोनॉमिक्स उतने पल्ले बहुतों को पढ़ता भी नहीं, समझे ना? वो भले कहने के लिए मास्टर इन इकोनॉमिक्स हो जाता है, लेकिन उसको भी पता है कि मास्टर इन इकोनॉमिक्स हमारा है क्या। तो उसको भी खुद रहता है एहसास कि नहीं यार बढ़िया से नहीं भाई, हम भले पीजी कर लिए लेकिन खेले नहीं आ रहा है। तो इस तरीके नहीं होता है, आता है अंदर से फील। हर इंसान के बाद पता होता है कि हम डिग्री ले लिए लेकिन आता जाता कुछ नहीं। सबको पता हम जावा का लिए डिग्री, एडीसीए, डीसीए, टैली, पता नहीं फिर और क्या क्या, समझ पा रहे? लेकिन नॉर्मल पूछ दिया जाएगा कि बूटिंग प्रोसेस क्या है, तो उसमें भी टेंशन हो जाता है। याद है ना कंप्यूटर वाला, क्या आता है कंप्यूटर में आपको? तो सीधा बोला जी हम खोल के कस देते हैं। आप समझ पा रहे? अब ऐसा ऐसा जो है कंप्यूटर का चलाने वाला मिल जाए तो फिर मेरा घर की है, उस संस्थान का भी, और उसके बाद भी कोई एक्सपेक्ट करे कि हमारा काम हो जाएगा। तो सर ध्यान से देखिएगा, इसमें बस इसके शब्द में ही काम हो गया है। नॉमिनल जीडीपी जब बोलते हैं उस साल का जब हम निकालते हैं वो नॉमिनल जीडीपी, और जब हम करंट रेट यानी कि बेस रेट हम जब मान के जो जीडीपी निकाले रहते हैं वो उसका रियल जीडीपी है। उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही डिफ्लेटर है, बता देगा कि हाँ कितना प्रतिशत बढ़ा है, कितना प्रतिशत घटा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसीलिए वहां पे डायग्राम दिया गया है, तो उतना ज्यादा आपको करने की भी जरूरत नहीं है। इधर देखो, इसके पहले कुछ देर पहले समझा चुका हूं आपको। इस 2 नैनो दिख रहा है कि 3 गो? यहाँ क्या दिख रहा है? अरे है ना, यहाँ क्या दिख रहा है?
बेस ईयर 2011 में 3 नैनो प्रोड्यूस हुआ, जीडीपी कितना हुआ 3 लाख, जीडीपी 3 लाख 2019 में, गाड़ी क्या प्रोड्यूस हुआ 2, अरे है ना, तो ये हुआ नॉमिनल, कुछ समझ में आ रहा है, रियल 1 लाख 1 लाख, क्योंकि 1 लाख क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई तुम जब अगर मतलब कंपैरिजन कर रहे हो तो तुम उस साल का तुलना लो ना, कि अगर 2011 में भी 1 लाख दाम था और अभी भी 1 लाख दाम है तो कितना प्रोडक्शन किए हो, तब तो मानेंगे ना कि भाई ये क्या है, मतलब दो आदमी को रेस में दौड़ा रहे हो तो दोनों आदमी को समान डाइट मिलना चाहिए, एक समान उसको फैसिलिटी, एक समान जूता, एक समान ड्रेस होना चाहिए, तब तो देखेंगे ना कि कौन कितना तेज भाग रहा है। अब एक आदमी जो गांव से आया है, जो खेतों में दौड़ के आया है, उसको ट्रैक पे दौड़ा, और एक आदमी जो पूरे जीवन भर पूरा उस जूते में, उस पूरे डाइट में आया है, हुसैन बोल्ट, और एक तरफ हिमा दास जो खेतों में दौड़ कर और रेत पे दौड़ के आई है प्रैक्टिस करने, तो क्या ये अनफेयर है कि फेयर है, अनफेयर। तो पॉइंट वही है कि जब जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो भाई, तो तुम प्राइस सेम रखकर तब देखो ना कि कितना तुमने प्रोडक्शन किया है कितना नहीं, या तो नो। सो पॉइंट यही है, ये है रियल जीडीपी, दिस इज नॉमिनल जीडीपी, इन दोनों को जब हम डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर, क्लियर है, और वो डिफ्लेटर बता देगा कि कितना बढ़ा है कितना घटा है, क्या ही दिमाग लगाना है उसमें, क्या क्लियर है यहां तक, तो सर यहां तक दिमाग में रखिएगा। अब बाकी इसके अलावा बहुत सारा डेटा डिटेल आते रहता है, तो प्रभु हमको काम जो है नहीं करना है। अब जैसे देखिएगा 2020-21 के करीब में तो उसका डिफ्लेटर बताया गया 5.8, जीडीपी डिफ्लेटर 2017-18-19 में 4.65 था। तो अब जब जीडीपी डिफ्लेटर एग्जाम में आए या न्यूज़पेपर में आए तो आपको पता होना चाहिए कि डिफ्लेटर का मतलब क्या है, तो क्या रियल बटा नॉमिनल की नॉमिनल बटा रियल, नॉमिनल बटा रियल इनटू 100, दैट्स इट, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर, क्लियर है यहां तक, आई होप आप बोल नहीं रहे हो। सर आज यहां तक रखते हैं और 5 मिनट और दे दोगे तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, तो दे पाओगे या फिर रख दे आज इतना ही तक। चलो तो एक लास्ट पॉइंट है उसको खत्म करते हैं, फिर कल मिलते हैं, ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूं 9 तारीख तक इकोनॉमिक्स का पार्ट खत्म करना है, खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा जो लोग भी, जितने लोग हैं लिमिटेड, मैंने बोला हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम आते आते तक तो सब लोग दम तोड़िए देगा, अरे ऐसे थोड़ी होता है जी, आईएएस बनने के लिए आपको पूरा लास्ट लास्ट तक टिकना पड़ता है। कुछ लोग शुरुआत में खूब मोटिवेशन दिखाएंगे, खूब एनर्जी और गर्दा उड़ा, 6 महीने बाद आप समझ पा रहे हो, उसके बाद धीरे धीरे। तो देखो 10th में आदमी क्या है, सोचता है आईएएस, फिर 12th में आकर थोड़ा सोचता है कि चलो आईआईटी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आईआईटी एनडीए भी दे सकते हैं। फिर 12th के बाद जैसे ग्रेजुएशन में इंटी होने वाला तो कहता है कि एक काम करते हैं, रेलवे एसएससी भी खराब नहीं है, आप समझ पा रहे, वो भी ठीक है, मतलब पहले एक बार बन जाएंगे और उसके बाद काम हो जाएगा। ग्रेजुएशन के बाद का डेटा आता है, जैसे पीजी कर लिए, पीजी में तो होता कुछ भी कर लेंगे, आप समझ पा रहे भाई, चपरासी के लिए एक पोस्ट के लिए 3 लाख लोग अप्लाई किया भाई, पीजी के लिए, मजाक की बात थोड़ी ना है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पता ही और क्या क्या। तो इस तरीके का मैं इसलिए बोलता हूं, इसलिए होता है क्योंकि उसका बेस कमजोर है। ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ा हो, 10th में भी जो पढ़ा वो एटम बम से पढ़ा, 12th में भी एटम बम से पढ़ लिया, और ग्रेजुएशन में कम से कम मौका था, ग्रेजुएशन में क्यों, कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ना था चुपचाप, लेकिन वो भी नहीं किया। कॉलेज में एडमिशन इसलिए गार्जियन को क्या बोलता है सर, कॉलेज जाएंगे ना तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो एडमिशन लेके बाहर रहते हैं, खूब बढ़िया से पढ़ लेंगे, काहे नहीं पढ़ते हो भाई, और ग्रेजुएशन जैसे बीत जाता है तब गार्जियन को बोलता है दिल्ली भेज दी, दिल्ली से इन्होंने काम नहीं चलेगा, गार्जियन बेचारा जमीन में बेच बाच के भेज देता है, फिर 3 साल बाद दिल्ली से आप आ जाते हैं दिल्ली लेकर, उसके बाद कुछ होता नहीं है, उसके बाद फिर आएंगे, फिर क्या करना है, तो यहाँ पे आके क्या करना, तो पान दुकान नहीं तो कैफे खोलेंगे, आजकल ज्यादा एजुकेटेड लोग कैफे खोलते हैं, और कैफे खोल के उसके बाद बोलेंगे कि भाई साहब जैसे आप यूपीएससी का फॉर्म भरने उसमें आएगा तो वो अपना ज्ञान देगा, आप देख लीजिएगा, और कैफे वाला ज्ञान देगा, हम ऑप्शनल तो पूरा झाड़ दे रहे हैं, पूरा याद था हमको, आप समझ पा रहे, हम सारा काम किए हैं और बाद में आके बिजली मिस्त्री बन गए, इस तरीके का बहुत सारा कांड होता है, क्योंकि हमारा मजबूर, आप ऐसे लोग को देखेंगे नहीं देखे जो बोलते हैं कि अरे थोड़ा सा पापा सपोर्ट कर दे रहे थे तो हम कहां से कहां होते, बस पापा का तबियत खराब हो गया, मम्मी का हो गया, इसलिए हम घर पे आ गए और उस पर बिजली मिस्त्री के काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे आईएएस स्पिरिट आपको मिलेंगे। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ ऐसे लोग से बच के रहिएगा, ये लोग जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पापा मम्मी ये थोड़ी बोले थे कि आईएएस अगर घर पे आ गए तो आईएएस की तैयारी नहीं करने के लिए, अरे किताब था यार, सोर्स अवेलेबल था, तुमको मेहनत करना था, तुम घर पे आ गए ना तो मम्मी पापा का सेवा करके तो तुम आईएएस निकाल सकते थे, कोई बड़ा चीज नहीं है, हरामखोर करना कभी था ही नहीं, तुम बस जताना चाहते थे सबको कि हम आईएएस बनना चाह रहे हैं और कुछ नहीं, समझ में, ये तो घर गांव का लड़का आईएएस निकाल गया यार, आप समझ पा रहे हो, गांव की लड़की आईएएस बन गई, खाना वाना पढ़ा के घर ये नहीं वो सब बन गया, एक गधा सब यहाँ पे काम करता है। अच्छा टेस्ट है क्या, अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है जीडीपी डिफ्लेटर के बाद
सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये हम लोग एक बार देख लेंगे, फिर बाद में काम खत्म कर लेंगे। तो हेडिंग डालिए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बस लास्ट आज के लिए, उसके बाद हम लोग कल ही कंटिन्यू करेंगे। मैं भी इसको रहने दूंगा क्योंकि अब इसमें ज्यादा टॉपिक बचा नहीं है, निपटा देंगे इसको। जो जो टारगेट दिया था टारगेट कंप्लीट कर लेना प्रभु, ठीक है। चलो आज इतना रखते हैं। ये क्वेश्चन एक बार खाली देख के देखो तो कुछ समझ आ रहा है क्या? ये क्वेश्चन आराम से देखना, नहीं भी बने तो कौन सा मैं आपको फांसी का सजा दे दूंगा। देखना जरा ये, The 8% growth rate registered by Indian economy during 2015-16 is based on, तो बोला गया कि 8% वृद्धि हुआ है जीडीपी में। किस चीज के, किस आधार पे बोला गया? आपके सामने सारा ऑप्शन है, ये भी नहीं बनेगा तो क्या ही बनेगा। और एक क्वेश्चन है 2017 का। पहला ऑप्शन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अभी तो कुछ बताया नहीं मैंने इसके बारे में। दूसरा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट कांस्टेंट प्राइस, ये तो बताया हूं। तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और चौथा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस। जिनका आंसर ए है हाथ खड़े करें। ए वाले का हाथ काट देंगे हम, आप सब जिसने भी हाथ खड़ा किया तो उसके बाद नेक्स्ट जिसका आंसर बी है वो हाथ खड़े करें। बी वाले, बी भैया बोल लो, हिम्मत जुटाओ ना। बी वाले कभी कभी हिम्मत नहीं जुटाते लेकिन सही होता है, समझ आए? तो बी जिनका है, सी जिनका है हाथ खड़े करें, जिनका डी है हाथ खड़े करें, ठीक है। कुछ लोग ई का इंतजार कर रहे हैं, आप समझ पाए? तो भैया देखो सिंपल सा बात है, क्या बोला है? 8% ग्रोथ रेट रजिस्टर्ड बाय इंडियन इकोनॉमी। 8% ग्रोथ रेट बोला गया है कि इंडिया के द्वारा इकोनॉमिक किया ड्यूरिंग 2015-16। तो एक पर्टिकुलर ईयर की बात की गई है, उस साल की बात की जा रही है कि 8% ग्रोथ रेट हुआ है 2015-16 में। और मैंने बार बार आपको बोला है कि जब भी कभी ऐसा हो, ये तुलनात्मक रूप से हम इस चीज को बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें ऑप्शन देखो, आपको मैंने पढ़ाया है दो चीज, दिमाग कैसे लगाता है यूपीएससी देखो। मैंने पढ़ाया एक कांस्टेंट प्राइस और एक पढ़ाया करंट प्राइस। आपका कहीं पर भी करंट शब्द नहीं लिखा हुआ, देख लो ध्यान से। करंट कहीं जब लिखा ही नहीं है तो फिर क्यों दिमाग लगाना कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का करंट प्राइस होगा, यानी कि इसका आंसर सीधा बी पे जाएगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट कांस्टेंट प्राइस, तुलनात्मक रूप से। तो जब भी मैंने बोला है ध्यान से समझो, ऑप्शन जब देता है तो यूपीएससी का आदत क्या है, डायरेक्ट पूछेगा। वो बाल की खाल नहीं निकालता है एसएससी और एसआई और रेलवे की तरह। वो बाल ये हो जाएगा तो वो बीरबल का खिचड़ी पक जाएगा, आगे नीचे है। तो यूपीएससी वो सब कुछ नहीं करता, आता है सीधा पूछता है, बात खत्म। तो सर मैं बस बताने चाहता हूँ कि क्वेश्चन आसान होते हैं, आप हिम्मत नहीं दिखाते इसलिए आईएएस नहीं बनते हैं, बात खत्म। हिम्मत दिखाइएगा बन जाइएगा। अब इसके आगे का जो भी टॉपिक है 10-15 पेज का है, छोटा छोटा टॉपिक है, वो कल खत्म कर लेंगे। उसके बाद फिर हम मामला एक इसमें शब्द है, देखो इधर इकोनॉमिक साइकिल, डब्ल्यूपीआई सीपीआई भी बता दूंगा। इकोनॉमिक साइकिल दिख रहा है क्या? जोर से बोलो ना। साइकिल क्या होता है? एक ही प्रोसेस बार बार रिपीट होता है, यस और नो? तो सर यही प्रोसेस इसका दिया है, कभी एक्सपेंशन होता है, कभी एकदम हाई पे चला गया, कभी रिसेशन होता है, फिर एक्सपेंशन रिकवरी, फिर तो ये साइकिल चलता रहता है इकोनॉमिक का, इसलिए इसको इकोनॉमिक साइकिल कहते हैं। समझ में आ रहा है? एक ही प्रोसेस रिपीट। तो आज इतना ही रखते हैं, लास्ट 2 मिनट रुक जाओ, जितना पढ़ा है वो सुन लो ध्यान से, उसके बाद जाना, क्योंकि 2 घंटे का वही सार है। आज आप क्लास में आए थे तो मैंने जीडीपी से स्टार्ट करा, जीडीपी के बारे में बताया, आपको फुल फॉर्म पता है, जीडीपी क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। उसमें मैंने बताया कि जीडीपी के अंदर सेकंड हैंड चीज को कैलकुलेट करते हैं क्या? नहीं। जीडीपी के अंदर बाहर से चीजों को कैलकुलेट नहीं करते। जीडीपी के कैलकुलेशंस में हम और भी चीजों को ध्यान में रखते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन या फिर और भी इन्वेस्टमेंट, शेयर, बॉन्ड, बैंक, इन सबको हम नहीं कंसीडर करते हैं। क्लियर यहां तक? सिंपल ठेठ भाषा में उत्पादन कहा हुआ हो इंडिया में। कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी का 3 मेथड है। पहला एक्सपेंडिचर मेथड है, तो एक्सपेंडिचर मेथड से हमने फॉर्मूला बताया CIGX-M। क्लियर यहां तक? और ये CIGX-M जनरली हमको ज्यादा दिमाग में रखना है कि यही होना चाहिए। इसमें भी एक करंट प्राइस था और दूसरा एक बेस प्राइस वाला था। तो बेस से कैलकुलेट करना ज्यादा सही होता है कि करंट वाला? तो बेस से। वहां से आगे बढ़े एक्सपेंडिचर के बाद तो हमने जीबीए पढ़ा, ग्रॉस वैल्यू एडेड वाला, और जीबीए में कितना वैल्यू ऐड हुआ है उस बेसिस पे डिसाइड होता है। दोनों का जीडीपी सेम तरह से निकालते हैं, लेकिन अगर कभी जीबीए गलत और अगर उधर गलत अगर दोनों में हो जाए तो हम CIGX-M में उतना ऐड कर देते हैं ताकि जीबीए के बराबर कर दें। यहाँ एक बार ही हुआ है, बाकी नहीं होता है। दूसरा हमने पढ़ा इनकम मेथड, WIPR, विप्रो, वो हटा देना है, वाई पर याद रखना है। तो वहां पे वेज और ये इंटरेस्ट और ये जो आपका प्रॉफिट और ये आपका रेंट वगैरह दिमाग में रखना है। क्लियर यहां तक? ये इनकम मेथड से। एक्यूरेट कौन होता है? एक्सपेंडिचर की इनकम, एक्सपेंडिचर। उसके बाद मैंने बताया आपको डिफ्लेटर,
डिफ्लेटर में क्या था, एक नॉमिनल जीडीपी था और दूसरा रियल जीडीपी था। नॉमिनल जीडीपी आपको पता है 1.5 लाख का 2 कार, और रियल जीडीपी में भाई 1 लाख के बेसिस पे जोड़ेंगे तो कितना हुआ, समझ में आ रहा है। तो सर नॉमिनल बाई रियल इंटू 100 इक्वल टू क्या है, डिफ्लेटर है। उसके बाद एक इकोनॉमिक साइकिल पढ़ा है कि जब एक प्रोसेस रिपीट होता हो, कभी हाई पे कभी लो, कभी हाई कभी लो, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक साइकिल। क्लियर यहां तक, मजा आया सर, यहीं तक रखना, जितना पढ़ा हूं उतना उसको मजा आना चाहिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। तो मजा नहीं लिया है तो भी हाँ बोलना है, तो कल कंटिन्यू करते हैं, कल आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलो वो डिस्कशन कल क्लास में होगा, ठीक है, वो कल हो जाएगा, ठीक है।